टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज का एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई उम्मीद लेके आपके दरवाजे पे खटखटा रही है। अगर सो रहे हैं तो जल्दी से उठ जाएं और अगर घर में बाकी लोग भी सो रहे हैं तो उनको भी बताएं कि सुबह उठने में कितनी बरकत है। अगर सुबह उठते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है और वक्त पे रात को नींद आती है और जब आप वक्त पे सोते हैं तो फिर सेहत भी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह हमारे कुछ दोस्त हैं जो रात को वक्त पे सोए हैं और आज सुबह सुबह जागे हैं और हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं और आपके लिए भी। सबसे पहले आपको मिलाऊंगा शाजिया उबैद से और उनके साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ है शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग। सलाम शेफ नौरीन, कैसे हैं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज आप हरी मिर्च को ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं। बिल्कुल। हाँ, लाल मिर्च को। लाल मिर्च को। सलाम शाजिया, कैसी हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम, थैंक यू सो मच असफर, आपने मुझे भी इनवाइट किया अपना काम दिखाने का और मॉर्निंग में स्टार बनने का। अरे वाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। शाजिया तो अच्छा सबक याद करके आई है। नहीं, ऐसे एक्चुअली बाय क्वालिफिकेशन में जो है एजुकेशनिस्ट हूँ, तो टीचर्स को बोलने के लिए तो किसी टॉपिक में जरूरत नहीं होती। भाई टीचर्स के लिए हम लोग हमेशा एक अलग से क्लैपिंग ग्राउंड करते हैं। क्या पढ़ाती हैं वैसे आप शाजिया? जी, मैंने वैसे डबल मैथ फिजिक्स से बीएससी किया था। उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कंप्यूटर साइंसेज में है। देन साइंस एंड एजुकेशन में बीएड एमएड। तो मैंने सब्जेक्ट तो बहुत पढ़ाए हैं लेकिन मोस्ट फेवरेट मेरा साइंस एंड मैथ्स है। मेरे ख्याल से हम यहाँ से चले जाओ। ये काउंटर हमारे लिए नहीं है। हम शायद शादी से कभी बात न कर पाए। लेकिन एक चीज हम दोनों में, हम सब में कॉमन है कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है वो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट एरिया रहा है। तो वो तो सबका ही होता है, बनना संवरना। और आपको पता है शाजिया, कहते हैं कि जो लोग, आई डोंट नो इस बात की कोई तस्दीक नहीं है, उस दिन भी हम लोग ये बात करते हैं कि जो लोग मैथ में अच्छे नहीं होते ना, वो लोग अपने दिल को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और जो मैथ में अच्छे होते हैं वो दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ, हो सकता है, बिल्कुल आप सही भी कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ शायद बैलेंस इसलिए रहा कि मुझे जो है कलर्स के साथ खेलना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में मेरा इंटरेस्ट एरिया रहा, तो वो थोड़ा सा बैलेंस चला। अच्छा सुनिए, आपकी अपनी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को माशाल्लाह 22 इयर्स। 22 साल हो गए। लव मैरिज या अरेंज? टोटली अरेंज मैरिज। देखे उन्होंने फिर दिमाग इस्तेमाल किया। देखा आपने, मैंने कैसा अच्छा पकड़ा। देखे आप। हाँ, आपको पता है मुझे भी ऐसा लगता है कि जो अरेंज मैरिज के बाद जो आपको इन्वॉल्वमेंट और लव का एक एस्पेक्ट लाइफ में आता है ना, आई थिंक वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेरा भी यही ख्याल है क्योंकि जब टाइम में आप जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इंटीमेसी बढ़ती है, केमिस्ट्री भी डेवलप होती है। एग्जैक्टली। बात हाँ, बहुत अच्छे हैं, बाकी बहुत इनकरेजिंग हैं। और वो जो कहते हैं ना एक सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट में, तो मैं तो सराउंडेड बाय ऑल मेन हूँ। बेटे हैं माशाल्लाह मेरे। माशाल्लाह। ये माइक, नौरीन माइक ले लें जी प्लीज। आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है जी? जी नहीं, यहीं से। हाँ, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह के सराउंडेड बाय ऑल मेन हूँ। 3 बेटे हैं माशाल्लाह मेरे और वो भी सब इनकरेजिंग है। पहले भाई, बड़े भाई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग हैं, फिर हस्बैंड बहुत जो है सपोर्टिव मिले, तो तभी मैं एक्सेल कर पाई हूँ अपने एजुकेशन साइंस में। अच्छा, कब से कर रही हैं वैसे शाजिया आप ये काम? देखिए इस पर एक्चुअली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के जिस इलाके से है वहाँ पर तो कल्चर इतना रिच है, ज़ुबान इतनी मीठी है, हलवे भी मीठे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मुल्तान की। शहर मुल्तान के लिए भाई तालियां भी चाहिए। मेरा बहुत ही फेवरेट शहर है, इट्स ब्यूटीफुल। और मैं जब भी मुल्तान जाता हूँ मैं गुलगश्त ज़रूर जाता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है गुलगश्त का इलाका। बड़ी बात है, आपके मुंह से मैंने नाम सुना, मुझे बहुत अपनाइयत महसूस होने लगी। वाकई आप सही कह रहे हैं, मुल्तान के पुराने और डेवलप और सोफिस्टिकेटेड एरियाज़ में से गुलगश्त का एक नाम है। अब तो खैर वो बहुत ग्रो कर चुका है मुल्तान और डेवलप भी बहुत हो चुका है। तो इस लिहाज से मतलब शुरू से ही मेरी लाइफ में अपने कल्चर के साथ रहा लेना, मतलब इंट्रैक्शन बहुत रहा और उसके अलावा अपने पर्सनल यूज़ में भी रहा। लेकिन ये है कि वो पर्सनल यूज़ के अलावा गिफ्टिंग में यूज़ कर रही थी, लेकिन 6 मंथ से मैंने फिर इसको कमर्शलाइज करने का सोचा। और फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे भी और लोगों ने डिमांड भी की
तो क्योंकि आई बिलीव कि कोविड ने जहाँ बहुत से डिजास्टर्स किए हैं वहाँ हम लोगों को ऑनलाइन जीना आ गया। ऑनलाइन जीना भी है कि मेरे ख्याल से जो लोगों के अंदर टैलेंट छुपा हुआ था उसको करने की थोड़ी हिम्मत भी निकल है। के भी आ गया। एग्जैक्टली इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, लेकिन ये कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो मुझे हमेशा से यही आदत रही है कि कोई एक ना मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी मैं अपनी लाइफ में रखती हूँ, तो उससे अच्छा लगता है टू कंट्रीब्यूट समथिंग न्यू इन द सोसाइटी बिल्कुल सही और बात है। इन आवर ओन लाइफ और एज आपकी वेल। अपनी भी एक सलाहियत लोगों के सामने आती है और आप एक थोड़ा सा मुतमईन भी महसूस करते हैं जब आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट करते हैं। जी, ख़वातीन बिल्कुल। और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। शाहजहां हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। बिल्कुल भी नहीं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और सबसे पहले मैं चाहता हूँ तालियां सब लोग बजाएं, घर पे भी हो तो भी बजाएं शाजी उबैद के लिए। कितना खूबसूरत काम कर रही है, देखिए शाजी। Thank you so much. फॉर्मल ट्रेनिंग ली आपने, कैसे सीखा ये सब? नहीं, एज फार फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन बनने संवरने का या सजाने संवारने का मेरा ख्याल में हर औरत में ही बिल्ट इन होता है। उसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और फिर जाहिर है कि आपके यहाँ खुद भी आप बनते संवरते हैं, घर को सजाते संवारते हैं, और कोई मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं? तवाज़ो। और ये आपके ब्रांड का भी नाम है। जी बिल्कुल, मैं आपको इसी तरफ ला रही थी कि तवाज़ो जो है वो नाम ही इसलिए हुआ कि अमूमन ये जो क्रॉकरी है मेरी, ये इसमें बस कुकिंग नहीं हो सकती, बाकी ये ओवन सेफ है, डिश वॉशर सेफ है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती माइक्रोवेव? है। जी, माइक्रोवेव ओवन भी सेफ है, तो इजीली इसमें गर्म कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, और जो है ना कॉम्प्लीमेंट्स सर्विंग के लिए बेस्ट है। बेस्ट है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। और मुझे बताइए कीमतें कितनी है इसकी शाजी? मैंने इसकी कीमतें बहुत इकोनॉमिकल रखी हैं, क्योंकि मेरा स्लोगन ये है कि रिवायत की बात जिद्दत के साथ। क्या बात, यानी कि मेरी में जो स्पेशलिटी वो ये है कि मेरे यहाँ कोई ट्रेडिशनल सेट्स नहीं हैं, और अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड जो कस्टमर जो चाहता है वो अपनी क्रिएटिविटी से खुद क्रिएट कर सकता है। अच्छा, मतलब ये कि अगर आप मेरे पास एक भी लेना चाहें तो ये भी अवेलेबल है। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि हमारे पास इतने का सेट मौजूद है वही लीजिए। या डिनर सेट्स भी अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा 42 पीसेस का, 48 पीसेस का, ये 52 पीसेस का नहीं ले सकते, इन्फ्लेशन बहुत है, तो कोई मसला नहीं है। आप जैसे अब ये आप 6 प्लेट्स ले लें, साथ आप एक हांडी ले लें, एक इसका जो प्लेटेड सर्विंग का ले लें, इट्स इनफ। आपका टेबल तो सुनिए, हांडी में कुकिंग क्यों नहीं कर सकते? नहीं, क्रैक कर जाएगी क्या? नहीं क्रैक इसी, क्योंकि ये देखिए ये फ्लेम पर नहीं आप डायरेक्ट रख सकते, नहीं, अच्छा। फ्लेम पे ये चीज नहीं आएगी क्योंकि ये सिरेमिक्स है। अच्छा, ये सिरेमिक जी, है। ये हैंडमेड सिरेमिक्स है और बहुत मोहब्बत से बनती है, बहुत से स्टेप्स हैं इसमें, लेकिन ये है कि जब वंस लेकिन बन एक्चुअली प्राइस कितनी है अगर ये वॉल हैंगिंग लें, ये जो डेकोरेशन हाँ, है? ये देखें, ये कैलीग्राफी की, क्योंकि सिर्फ सर्विंग के लिए यूज़ नहीं होता है, कैलीग्राफी की चीज़ें भी बनती हैं इसमें, डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। ये हैवी प्लेट्स हैं, ये तकरीबन जो है वो आपको 3500 की पड़ती है, लेकिन वंस आप जब खरीद लेते हैं तो फिर आपको मेरा ख्याल में सालों चलती है। सालों पैसे तो चलती है पूरे और लोगों की लगी ही रहती है। मैं कितने जी, कितने और अरसे ये लगी रहती हैंडमेड है। है, और हमारी जो एरिया है मतलब एशिया का, वहाँ पे स्पेशलिटी है। तो और शेफ नौरी, ये अपने काम की चीजें देखिए। हाँ ये देखिए आप, सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत बनाया है। Exactly, बहुत प्यारे हैं। और आपका मैक्सिमम सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या होगा शाजिया? देखिए मैक्सिमम प्रोडक्ट देखिए, अब आपने जैसे ये उठाया है, तो ये इतनी छोटी सी चीज से लेकर हमने जो है इस टेबल की लेंथ तक भी वॉजेस मौजूद हैं। ओह, आप अच्छा। चाहें तो घर की एंट्रेंस से बड़ा वॉज दे सकते हैं, वो तकरीबन 7 to 8,000 तक चला जाता है, लेकिन जाहिर है जी जैसा काम वैसा दाम। सही। अलबत्ता ये है कि ये मैंने अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो ब्लू कलर इतना लाइक नहीं करते, तो उसमें थोड़ी सी मैंने जिद्दत, क्योंकि मेरा स्लोगन भी ये देखिए, ये डिफरेंट कलर्स के साथ खेलना है, मुझे पसंद भी है। ये आपने ब्लू में किसी जगह पे देखा जरूर होगा, मैं नाम नहीं कोट लेकिन ग्रीन में कितना खूबसूरत लेकिन लग रहा है। ये अमूमन लोगों को जैसे ब्राउन कलर स्कीम होती है, उस डेकोर को ये इनहांस करता है, उसके साथ ये मैच होता है। अब ये देखें, ये कितना जो है वो मॉडर्न है, बिल्कुल टच है, इसमें कोई चीनी traditional दाल नहीं है है। जी, ये शुगर पॉट। शुगर पॉट है ना? हाँ। हाँ, अब इसमें देखिए, ये मैंने टी शर्ट बनवाया, इससे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जो है वो केटल की जरूरत नहीं है, टी पॉट की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ये 6 कप्स हैं, एक शुगर पॉट है, साथ ये स्टैंड है सर्विंग के लिए। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस भाई। हाई थी में और सबसे अच्छा और शाजी, ये आप अभी ऑनलाइन ही इसको कर रही हैं काम, या कहीं पे आप डिस्प्ले भी कर रही हैं?
डिस्प्ले मैंने अभी तक जो है वो अब सब अपने सिर्फ सर्कल में ही किया और वर्ड माउथ के थ्रू ही मुझे काफ़ी क्लाइंट्स मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब मेरा इरादा है कि मैं इसको कमर्शियल बेस पे ले आई हूँ, तो मेरा इरादा है कि मैं इसको डिस्प्ले भी और ये करूँ। आप टोटली एक कराची में बिजनेस कर रही हैं? जी जी, मेरा ताल्लुक मुल्तान से ज़रूर है, लेकिन हस्बैंड की ट्रांसफ़र की वजह से हम रहे कराची में कराची ही में रहे रहे, हैं। तो और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपने एरिया को प्रमोट करने का, क्योंकि देखिए हमारी जो मुल्तानी आर्ट है ये किसी भी तरह जो है वो टर्किश आर्ट से कम नहीं है, राजस्थानी आर्ट से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात तो है। हम क्यों थोड़ा भी शर्म फील और करें। आपको पता है शहर जो मुल्तान जो है वो दुनिया के ओल्डेस्ट तरीन शहरों में से एक शहर है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटीज़ में से एक सिटी मुल्तान की भी है, जिसको हम लोग आपको पता है ना, एक तो यहाँ पे तालीम वैसी तालीम का फुकदान है और हिस्ट्री तो लोग पढ़ते ही नहीं कि हमें हिस्ट्री पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वो सकाफती तौर पे और हिस्टोरिकली कितना रिच है। शाज़िया के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। और अब हम चलते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ी देर लग रही है ये कब्ज़ भर जाएंगे है ना, इसका इंतजार में आ जाए। कब्ज़ भी भर जाएंगे, पेट भी भर जाएगा। पेट भी भर जाएगा। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे, हमारे साथ है रोजी इमरान जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ है और बहुत ही मज़ेदार खाना बनाती है। कैसी हैं आप रोज़ी? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से ठीक ठाक है। रोज़ी कब से कर रही है काम? ये 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। और कैसे शुरू किया? शुरू करने की वजह क्या थी? बस मुझे शौक था कुकिंग का। वैसे तो पहले जैसे छोटी उम्र में तो कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह से। उम्र तो अभी भी छोटी है आपकी। नहीं सही चले बच्चे बड़े हो गए। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना शौक है कि मैं हर चीज़ अपने माइंड से सब कुछ कर लेती हूँ। अरे वाह। देखती भी हूँ ये नहीं है, लेकिन अपने माइंड से सब कुछ मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा, अपने माइंड से ना वो कब भर दे वो कैसे भरेगी? ये जादू से होगा। जादू से ये होगा। जादू से होगा। रोज़ी को तो एक बात बताए, क्या क्या पकाने का वैसे शौक है आपको? हर चीज़ सब बना लेती हर हैं? चीज़, यहाँ तक कि सिर्फ कुकिंग का भी नहीं है, हाँ। ऑलरेडी हर चीज़ मुझे आती है। अच्छा। सिलाई आती है, पर्स बनाना आता है। ये जो मैंने पर्स है लिया है, ये आपने खुद बनाया हुआ है? जी जी। प्लीज दिखाए ना फिर, कहाँ आपने छुपा के रखा हुआ है, ये दिखाए। अरे वाह भाई, ये रोज़ी ने ये पर्स खुद बनाया है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। कितना वक्त लगा होगा ये बनाने में? ये जैसे 15 दिन लग जाते हैं अगर एक साथ ही बैठे तो। वैसे मुझे हर चीज़ करनी पड़ती है तो फिर मैं 1 महीना लग जाता है। अच्छा, तो थोड़ा जब इसमें दिल आया, जब उसमें दिल आया तो वो बना लिया। मतलब ऑल इन वन है जी ये। जी हाँ। और सिलाई मर्दाना भी करती हूँ। हाँ। और ये जैसे लेडीज बस की भी मेरा तो करती ईद हूँ का सूट अब आपसे। इंशाल्लाह। बस जनाना ये भी वाला, करती हूँ। जी जी मेरा भी बस ये देखिए, इनको तो हर जगह ये जहाँ अबाया मैंने मैंने बात सिया कर ली वहाँ इनकी दुकान जरूर ओपन होगी। इंशाल्लाह। ये अबाया मैंने सिया है। अच्छा, ये बाय भी आपने सिया है? जी, जी। जबरदस्त। वक्त हो जाता है खवातीन और आज़ाद, एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रोज़ी हैं जो कि हर फन मौला है, इतनी सारी चीज़ें करती हैं, सब कुछ जानती हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद और रोज़ी से फिर और बात करेंगे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और रोज़ी इमरान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। रोज़ी बना के लाई है ये शानदार डिशेस हमारे लिए। आपने इस बात पे हाँ नहीं कहा कि हाँ वाकई आपके जी लिए। वाकई आपके लिए। सोच रही है। नहीं ये वाकई आपके लिए है। अच्छा रोज़ी, बता रहे क्या क्या बनाया आपने? ये तो स्पेगेटी है, चिकन स्पेगेटी है। और ये ट्विस्ट, क्रिस्पी ट्विस्ट है। ये क्या चीज़ है क्रिस्पी ट्विस्ट? ये इसमें पोटैटो चिकन और जैसे रोल बना के मैंने खुद किया है। अच्छा जैसे अच्छा, बेक के, जबरदस्त, हाँ, वेरी नाइस। और ये चिकन लॉलीपॉप है चिकन लॉलीपॉप, जी। वेरी नाइस। और ये है अफगानी मलाई कबाब। अफगानी मलाई कबाब? जी, अफगानी मलाई कबाब है। असल में वो चीज़ नहीं है, वरना मैं कबाब की तरह आपको बता देती है। अच्छा, सही है। और ये लच्छा कबाब है। ये लच्छा कबाब है? जी जी, ये भी चिकन लच्छा का है? कबाब है जी, चिकन के सारी आइटम चिकन की और है। इसमें क्या है मटके में? इस चिकन की है बारबेक्यू पुलाव है, जैसे मटका बारबेक्यू पुलाव। बारबेक्यू पुलाव तो मैंने कभी नहीं सुना पहले। आज नहीं, आज मेरी तरफ से, मेमन की तरफ से आप सुनेंगे ये वाला। अच्छा, ये बात है। ये मेमन का है। सुनिए, ये जैसे डिशेस आपकी अपने दिमाग की तख्लीक है सारी? थोड़ी बहुत तो मैंने अपने वो करी है, लेकिन ये और ये लच्छा और ये लॉलीपॉप जैसे मेरे अपने माइंड के, जैसे मैंने बना लिया कि खुद न खुद कुछ करना ही है मुझे।
सुनो तो आप ये खुद सोचती हैं कि अब इस डिश में इस तरह जैसे चेंजेस आज ये करना है तो चलो ना कोई तरीके से मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो कुछ ना कुछ बना के मैं कर लेती हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और तीसरा कलमा पढ़ के अल्लाह शुरू कर देता है। क्या बात है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। और मैं आपसे सबसे कहती हूँ कि आप बिस्मिल्लाह तो हर कोई पढ़ता ही बिस्मिल्लाह तो है, सब लेकिन पढ़ते हैं। तीसरा कलमा पढ़ के शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह लज्जत रहमत और बरकत सब मिलेगी आपको माशाल्लाह, बेशक, क्या बात है। और नौरीन आप और क्या ये मेरा कहेंगी, मिक्स बताएं? अचार है, हाँ। ये तो मेरा फैमिली अचार है, सबको पसंद है। अच्छा, मिक्स ये भी आप अचार बनाती हैं? ये भी मैं बनाती सही हूँ। बताएं, ये मिक्स मेरा- अचार है। जी जी, क्या मिक्स अचार क्या है क्या है इसमें। इसमें? इसमें ग्वारफली है, केरी है और अदरक है। नौरीन के तो मुंह में नौरीन को ना एक रोटी ला दे ताकि नौरीन ये शुरू बिस्मिल्लाह पढ़ के तीसरा कलमा पढ़ के शुरू हो जाए। नौरीन आप ये ले। और अदरक भी है इसमें, लहसुन है हाँ। और ग्वारफली है। और अच्छा रोजी, ये सब गाजर कुछ भी। आप ऑनलाइन कर रही हैं काम? ऑनलाइन भी करती हूँ, मेरा माशाल्लाह से डिफेंस में भी खाना जाता है। अरे माशाल्लाह। और जैसे वो है, और लेकिन आपका हेड ऑफिस कहाँ है, आप कहाँ से कर कुछ रही हैं? नहीं, घर से ही कर रही हूँ, लेकिन और मुझे घर कहाँ, किस तरफ है? नाजमाबाद की तरफ है नाजमाबाद अभी। की तरफ जी है। जी, Very nice। लेकिन ये है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन ने जो हमें सब कुछ घर की बैठी हुई औरतों को जो आगे बढ़ाने का वो करा है, और ज्यादातर ये टच हाँ। इसने सबको मीडिया को फैलाया है। बिल्कुल सही बस बात है। यही चीज है कि हम सब कामयाब हो और रहे हैं। जो सुनिए घर क्या- की औरतें जो माइंड बढ़ के बैठी हुई थी, लेकिन खुल वो के सब सामने खुल आ के गई। सामने आई है। इनके जी। पास बहुत टैलेंट है औरतों के पास, सही बात। बिल्कुल सही बहुत बात है, लेकिन वो डर रही थी। आजकल की गाँव की औरतें भी देखे माशाल्लाह हर चीज अच्छी से अच्छी बना लेती है। एग्जैक्टली। वो गांव की नहीं है, वो शहर की है। नहीं नहीं, आपकी नहीं, दूसरी वो कह रही है, देखियो गांव की औरतों में गाँव कितना की गोरी दूसरी गांव की गोरी, कितनी अच्छी बात है। अच्छा सुने रोजी, की रेट्स वगैरह कितने क्या होते हैं, किस हिसाब से, मतलब अगर कोई ऑर्डर करना चाह रहा हो, लोग हमारा शो इस वक्त देख रहे हैं, जी जी, हाफ किसी ने के ऑर्डर जी का करना, हिसाब है, अच्छा आधा किलो का, हाफ के जी है, 1 kg है, इस तरीके से हिसाब होता है। और कितने का होता है हाफ के जी? ये जिस तरह मलाई, अफगानी मलाई कबाब है, हाँ, तो ये जैसे ग्रेवी और जैसे कबाब वगैरह मिला के मैं हाफ के जी जैसे कर लेती हूँ। और वो कितने का होता है? अगर वो आप बीफ के ऊपर है, मटन के ऊपर है और चिकन के ऊपर है, तो और फिर जो भी- भी है ना बोले, जैसे ये बारबेक्यू जी, है, जी, 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 अफगानी मलाई कबाब है, ये आपको आधा किलो है ना 700 रुपए की होगी। 700 रुपए की होगी जी, चिकन जी, में? चिकन में। चिकन के जी अंदर, जी, ठीक है, सही है। और आजकल वैसे ही कोई बीफ तो खाता ही नहीं हाँ, है, बहुत कम चिकन लोग बहुत खाते कम हैं। खाता है। Exactly। हाँ, और हेल्थ वो वजह चिकन ही की खाते वजह हैं, से भी बस ज्यादातर। ये। अच्छा दूसरा ये कि आप अगर कभी किसी ने ऑर्डर किया खाना, तो अब रोटियां वगैरह भी आप, जी जी, रोटियां भी, नान वगैरह, रोटी वो भी करवा देते वो हैं? भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक मेरा सिलसिला चल रहा है इंशाल्लाह, वहाँ से बस थोड़ी देर है कि पास होने की। मेरा खाना तो पास हो गया है मैनेजर को, हाँ। बस ये है कि बस ऑर्डर आने, वो 26 लोगों का है। अरे शायद वो सुन रहे हो तो इंशाल्लाह वो मेरा इंशाल्लाह भाई, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऑफ कोर्स उन लोगों का जरूर ऑर्डर है और आप इसी तरह तरक्की करते, बेइंतहा अच्छी खुशबू आ रही एग्जैक्टली, है, अरोमा बहुत अच्छा है ना? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। है ना? क्या ब्रेक ले लें और ये खा लें ब्रेक में? ब्रेक ले लें तो खा लेते हैं। नहीं, लेकिन उससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको मिलाऊंगा जहरा हसन से, जिनका बलोच बेकर्स के नाम से बेकरी है। अस्सलाम वालेकुम जहरा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक कैसे है? हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जहरा कब से कर रही हैं आप ये काम? ये काम मैं तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से? दैट्स अ लॉन्ग टाइम। तो ये स्टार्ट किया था मैंने तंजानिया से, क्योंकि मैं वहाँ रहती थी। अच्छा। अभी 1.5 साल हुए हैं मैं पाकिस्तान आई हूँ, ओके। तो यहाँ पे भी मैंने स्टार्ट किया है, ऑर्डर्स लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ। तो अब तंजानिया छोड़ के क्यों आने की क्या वजह थी? वो कोरोना का जो मसला हुआ था ना, अच्छा लेकिन अभी भी हस्बैंड वहीं पे हैं, मैं आ चुकी हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं शेफ़ बन के प्रोफेशनल शेफ़ बनूँ, फिर वापस वहाँ जाके काम करूँ। बेहतरीन, जबरदस्त। और अभी ऑनलाइन कर रही हैं काम? जी, मैं ऑनलाइन और करूँ। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली आपने या सेल्फ टॉट है? नहीं, सेल्फ टॉट है। सेल्फ टॉट। कुछ क्लासेस लिए हैं सर नईम से, बेकिंग के हवाले से, बाकी मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा नौरीन, देखें आप क्या कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ, ये मतलब ये क्या चीज आपने नौरीन को तो सुबह इतनी भूख लगती है, नौरीन के सवाल खत्म हो जाते हैं, सिर्फ नौरीन को ये हो रहा होता तो आप है। इतनी जबरदस्त चीजें क्यों लेके आते हैं? जी ये भी मेरी गलती है जी, बताएं। जी, ये जो है अरबिक डिजर्ट है, ओके, हाँ। केक बकलावा। बसबूसा। ये जब मैं सऊदी अरब में होती थी, क्योंकि मेरी पैदाइश भी वहाँ की है, ठीक है। ओके। तो वहाँ मैं बहुत शौक से खाती थी। और मुझे अरबिक डिज़र्ट बेकिंग के हवाले से मुझे बहुत पसंद है बनाना, तो इसलिए मैं यहाँ लेकर आई हूँ ताकि मैं इसे भी बताऊँ आप सब लोगों को कि अरबिक डिज़र्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये आप ऑनलाइन कर रही है सारा काम? जी, या बेकिंग कहीं कैंटीन्स में या नहीं, किसी कैंटीन कॉलेजेस नहीं है, में? होम शेफ हूँ और घर पे ही। सब घर से केटरिंग घर से करती हैं। हाँ, घर से ऑर्डर्स करते कैसे आते हैं आपके? अच्छे आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, ओके। हाँ, और क्या इसकी प्राइस रेंज कितनी है?
डिफरेंट प्राइस है, ग्राम के हिसाब से मैं बनाती हूँ, अगर हाफ के जी हो 1 kg हो। लेकिन ज्यादातर चीजें अभी कैफे टाइप की ही बना रही होती है ना, जैसे सैंडविचेस है, वो कढ़ाइयाँ और सालन और नहीं वो सब नहीं बनाती, हाँ बना तो लेती हूँ सब कुछ, मुझे लेकिन कुकिंग आप का भी शौक बिजनेस है। के तौर पर आप सिर्फ ये कर बेकिंग बिजनेस के तौर पे सिर्फ बेकिंग कर रही हूँ। बेकिंग और सैंडविचेस ठीक है, जबरदस्त। जहरा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सर मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई है। मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपको यहाँ देख के कि मैं जिस लिए आई हूँ वो बयान करूँ या आपकी तारीफ बयान करूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं। नहीं अच्छा ये तो सच बोल रही है। नहीं सर, सच में आपके ड्रामे या सीरियल्स इतनी मैं देखती हूँ और आज आपको सामने देख रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्या बताऊँ। थैंक यू इनसे सो बोला भी नहीं जा रहा। थैंक यू सो मैं कब मच। से सोच रही हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ, मैं ये बयान करूँ या आपकी तारीफ बयान अरे करूँ। वाह, क्या बात है। नहीं जहरा, मेरे ख्याल से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और बलोच बेकर्स के नाम से आप कर रही है। बलोच बेकर्स का इंस्टाग्राम का पेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है खवातीन और हज़रात, और उसके बाद आपका रोज़ी इमरान का जो सोशल मीडिया का लिंक है अब वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और अब शाज़िया उबैद का जो तवाज़ो का जो ब्रांड है उसका जो सोशल मीडिया के लिंक से आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगी शाज़िया जाते जाते आप ऑडियंस से? जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली कस्टमाइज आर्टिकल्स पे काम करती हूँ ना, तो जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं वो अपने डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। अरे वाह, तो इसका बड़ा मौका है। और दूसरा जबरदस्त। मैं ये आपके लिए भी एक गिफ्ट लाई थी, उस पर अभी इजहारा बात कर रही थी कि आपकी तारीफ बयान करूं, तो मैं ये कहूँगी कि अभी लास्ट टाइम जो आपने एक ड्रामा कंजा हाशमी के साथ प्ले किया जी, था, जी, मेरे बन जाओ, तो इतना अच्छा नेगेटिव रोल था कि हकीकत में नफरत हो गई थी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया, थैंक यू रोजी आपका और आपका भी। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के। तो मैं खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त, एक बहुत ही शानदार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ है किरण जावेद। सलाम किरण, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत अस्सलाम, से? आप कैसे? I'm good। किरण, अभी हम लोग एक एंटरप्रेन्योर्स हमारे शो पे आए हुए थे, उनमें से बहुत ही मज़ेदार है बस बसात अमेरिका। मैं आपको ज़रा टेस्ट कर रहा हूँ। मीठा खाने से मैंने सुना है किरण कि जहनी सेहत अच्छी होती है, क्या ये सच है? जिसको जिस टेस्ट से फील कंफर्टेबल और सेफ और अच्छा लगता है तो वो बिल्कुल, जिस तरह लोगों को शुगर क्रेविंग्स होते हैं, स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन मेंटेन और बैलेंस लेवल में ली जाए। लेकिन किरण, आपकी एक बात ना मेरे जहन में रह गई। आपने एक दफ़ा कहा था कि ज़िंदगी में अगर किसी इंसान की किसी भी चीज़ की अगर कमी हो तो वो शख्स वो कमी खाने से पूरी करता है। कि अगर कभी मतलब कोई भी अगर इमोशनल ईटिंग कहते हैं, इमोशनल ईटिंग है कि अगर कभी किसी चीज़ की कोई ऐसी फीलिंग की आपकी क्रेविंग हो, जो आपकी किसी मोहब्बत की या किसी फाइनेंशियल गेन की, और अगर कोई भी इमोशनल गेन की, तो आपको लगता है कि कुछ खा ले तो वो उसको। जी, तो इसके लिए बहुत विजिलेंट और अवेयर होना पड़ता है, और इस वजह से जब वेट भी गेन होता है या दूसरी बीमारियां होने लगती हैं तो पता नहीं चलता। और इमोशनल ईटिंग बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है, बिकॉज समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्यों इतना खा रहे हैं। ये किरण के बच्चों में भी होता है इमोशनल ईटिंग? बिल्कुल, इमोशनल ईटिंग एक जो इंसान है ना, ये उसका एक ट्रेट है कि वो जब डिस्टर्बेंस की तरफ जाएगा तो किसी भी स्टेज में वो इमोशनल ईटिंग कर सकता है, और इंसान खुद अवेयर नहीं होता इस फैक्ट से कि ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग इमोशनल ईटिंग। उसको लगता है कि बस भूख लग रही है। हाँ, वो कहते हैं भूख, वो एक्चुअली अपने जज्बात, अपने इमोशंस को खा रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा किरण, आप जानती हैं कि अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, पिंकटोबर भी कहा जाता है, और हम लोग हर साल एट द मॉर्निंग स्टार जो अक्टूबर का महीना है उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस देते हैं। पूरे महीने अक्टूबर के हम बार बार अपनी ऑडियंस को इस बात के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, एक कन्विंस कर रहे होते हैं कि जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि 40s के इर्द गिर्द हैं वो ज़रूर अपने मैमोग्राम्स के लिए रेगुलरली जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बर वक्त तशख़ीस हो जाए किसी भी बीमारी की, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई बीमारी हो, अगर बर वक्त उस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज आसान भी होता है, अफोर्डेबल भी होता है, और आप जल्दी सेहतयाब होकर दोबारा से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। मुझे एक बात बताएं किरण, मैं आज का जो शो है मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि ये कौन सी ज़हनी कैफियत है जहाँ डॉक्टर के पास जाने में लोगों को एक खौफ आता है कि डॉक्टर कुछ बता देगा। यानी कि देखें, अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को कोई बीमारी है और वो एक बगैर आगाही के एक गफलत की ज़िंदगी में वो जी रहे हैं कि भाई
अभी तो मैं सही हूँ भाई, डॉक्टर के पास जाओ कुछ बता ना दे तो भाई बताएगा तो अब सही होंगे, ये क्या माइंडसेट है? ये एक्चुअली कहलाती है इलनेस एंजाइटी, इलनेस एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियाक इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में। इसमें होता ये है कि इंसान को हेल्थ से रिलेटेड एंजाइटी होती है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वो टेक करने का स्टेमिना उनमें नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिनाइल में हो जाते हैं, वो उस चीज़ को मानते ही नहीं कि हैं। मुझे कुछ नहीं। शुरू में तो उनको खुद भी आगाही नहीं होती, जब आगाही दिलाई जाती है तो टोटली इसको डिनाई करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी जड़ पकड़ती है, फिर मजबूत और पुख्ता होती है, जिसकी वजह से जब ऐसा कुछ स्टेज आता है कि जिसमें मजबूरन जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो बीमारी और कुछ मुश्किल उसमें सूरत हाल में आ चुकी होती है। लेकिन देखिए, इलनेस एंजाइटी का भी हल है, मैनेजेबल है। टॉक टू अ प्रोफेशनल हेल्प, मेडिकल डॉक्टर के पास जाने से पहले आप फिर प्रोफेशनल हेल्प ले लें, साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट से बात कर लें, ताकि वो आपको थोड़ा सा ईज़ फील कराए, कंफर्टेबल फील कराए, बिकॉज ये आपकी बॉडी है, माइंड बॉडी दोनों का एक साथ आपको इतना ही ख्याल रखना है, बिकॉज आपकी ज़िंदगी है और आपको इससे और प्यार आपसे करना इतने है। लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अगर आपकी ज़हनी सेहत सही नहीं होती, और मैंने देखा कि अगर वालिदैन की ज़हनी सेहत सही नहीं होती तो बच्चे ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और फिर जिनकी ज़हनी सेहत सही नहीं होती उनके वालिदैन भी फिर डिस्टर्ब रहते हैं। बिल्कुल कि पता नहीं घर का एक माहौल अजीब सा हो जाता है, आप बिल्कुल ऐसा बात है। नहीं कर पा रहे होते। एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं, आपको पता है एनर्जीज वाइब्स जो है इंसान से बगैर कुछ कहे, दो लोग बैठे हैं तो उनकी ऑरा होती है, जिसमें हम कहते हैं ना यार इसके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, इसकी कंपनी हम इंजॉय करते हैं, इसकी कंपनी में हम बस मूड खराब होता है। डल वो हो क्या है? जाते वो ऑरा है, वो एनर्जी है, वो वाइब है जो इंसान से निकलती है, रेडिएट होती है। देखिए मुझे एक बात बताएं किरण, देखिए आप अगर मैं आपसे ज़ाती तौर पे पूछूं, आपकी भी कोई एक सी सहेली होगी जो आपको पता होगा कि यार ये मेरी बड़ी सिंसियर सहेली है, लेकिन वो हर वक्त कहती है दिल की बातें करेगी, लेकिन वो बातों का जो एक मूड होगा वो बड़ा डिप्रेसिंग होगा। डिप्रेसिंग होगा। कि हर वक्त यार देखो किरण, मैं सिर्फ तुमसे ही बात करती हूँ, बस उधर ये है, अब क्या बचा है, अब क्या है क्या नहीं हाँ, है। बिल्कुल। अब आप देखिए, अब आप एक हद तक एज अ साइकोलॉजिस्ट उसके साथ डील कर सकती होगी, फिर आप एक एज अ सहेली भी डील कर लेंगी, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा हर इंसान पे आता है, वो कहता है यार जस्ट शट अप, कब तक तुम एक रोना रोगी। एक इस तरह के लोगों से आप किस तरह डील करें? क्योंकि इस तरह के बहुत लोग होते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा होता पता है क्यों है? जिस तरह अगर यहाँ कोई शख्स बैठा मुझसे बार बार एक ही बात कर रहा है और हर मीटिंग में एक बात कर रहा है, तो इट्स माई टेक, जितना मैं टेक कर पाई मैंने उसको सुना, ठीक है, और मैंने उसके मसलों का हल किया। फिर एक वक्त जब मैंने उसको एक बाउंड्री दे दी, इट मीन्स अब मैं ज़्यादा उससे टेक नहीं कर पा रही हूँ, सो मैं अपने उस पेन से, उस एनर्जी से जो नेगेटिवली आ रही है, अब मैं उसको ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती, इस वजह से फिर मैं उसको कहती हूँ बस कर दो। देखिए इसमें बेहतर क्या होता है? इसमें बेहतर ये होता है, अगर आप कह रहे हैं कि एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो मैं बहुत पहले ये सब चीज़ों को जान परख के 2-3 मीटिंग्स में जांच लेती हैं, जांच के, और फिर उसको बेहतर तौर पे, बिकॉज हम फ्रेंड्स का इतना ज़्यादा अच्छी थेरेपी नहीं होती है, क्योंकि ये एक एथिकल कोड है कि आप अपनों का, रिश्तेदारों का, या जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा है बॉन्ड, उनको आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना हम जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, उनकी बात को और मेरे ख्याल से वो सीरियस भी नहीं लेंगे, नहीं लेते ना सीरियस, कि तुम्हें किरण तुम्हें क्या पता, एक वो वाली जो जोन आ जाती है कि अरे भाई तुम्हें क्या पता। बिल्कुल, तुम्हें क्या पता, या फिर तुम्हें पता तो है यार मैं ये काम नहीं कर सकती, तो बस नहीं कर सकते। हम डॉक्टर्स को ऐसे नहीं कह सकते, यू नो, कि हमें करना है। सो बस ये चीज़ होती है, तो उसमें बेहतर तौर पे सही रहनुमाई टाइम पे कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा किरण, जो ख़वातीन है, एक बहुत देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और मुख्तलिफ एज ग्रुप के जो कि किसी बहुत बड़ी बीमारी से लड़ के अब सेहत की लाइफ में दोबारा कदम रखते हैं। बिल्कुल। उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट हर वक्त ऐसी रहती है कि जिस तरह जैसे बॉर्डर पे इंसान नहीं खड़ा होता, कि अगर दोनों तरफ कामनेस भी है तो आपको नहीं पता कहीं से भी कोई गोली या कोई हमला हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, आपने जो बात की दो स्टेज, ये इसमें दो फिनोमेना है। एक तो आपने कहा जो गुजरे हैं और अब ठीक है, तो दे आर सर्वाइवर्स। उसके बाद आपने कहा ये बिल्कुल एज पे है, तो दे आर वल्नरेबल। ठीक है, इतने वल्नरेबल हैं कि कहीं से कोई भी ट्रिगर आया और दे मेक कोलैप्स, गॉड फॉरबिडन। ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो एक लॉन्ग टर्म इलनेस से गुजरता है, ये ब्रेस्ट कैंसर जो हम बात करें, जो अवेयरनेस है, ये भी इसका पार्ट है, बिकॉज यू नो कि दिस इज़ नॉट ईजी जर्नी, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी, और इतनी ही पेनफुल जर्नी भी है। सो इस इलनेस से जब गुजरते हैं और उसके बाद वो सर्वाइवर बनते हैं, सो दे आर वेरी वल्नरेबल। मूड स्विंग्स भी हैं, अंदर से मेलो, एम्प्टी, डिप्रेस्ड भी हैं, ग्लूमी भी हैं। ठीक है, उनका आउटलुक को पॉजिटिव होने में टाइम लगता है। ज़ाहिर है बॉडी चेंजेस आए हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, हार्मोनल चेंजेस आए हैं। सो ये सब टेक करना एक इंसान के लिए इतना ईजी नहीं होता। जैसे हम सोचें
तो हमें भी झुरझुरी आ जाए यार, कैसे ये चीज़ें होंगी और कैसे उस बंदे ने किया। लेकिन किरण, अगर आप कोई तजुर्बा अपनी किसी पेशेंट का बगैर उनकी आइडेंटिटी रिवील किए बताना चाहती हो कि जो कैंसर सर्वाइवर है, फिर उनकी मेंटल स्टेट क्या थी और आपने किस तरह फिर सही किया उसे? देखिए मेरे पास काफ़ी इलनेस के साथ आए जो कि सर्वाइवर्स हैं। उनमें ये है कि दे आर वेरी मच प्रोन टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि फ्यूचर का डर कि दोबारा ही मुझे बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मैं दोबारा उस पेन से तो नहीं गुजरूंगी, तो वो क्या होता है रीलिव होने का डर होता है उनको। PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर भी इसी चीज़ से लिंक्ड है। ये किसी बीमारी से भी हो सकता है, किसी वॉर से भी, किसी एक्सीडेंट से भी हो सकता है। सो एक लॉन्ग टर्म इलनेस से भी PTSD हो जाता है। सो इनके सर्वाइवर्स के साथ बहुत विजिलेंसी के साथ काम करना पड़ता है, बिकॉज जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक कि वो HP होते हैं और वो कभी भी कोलैप्स कर जाते हैं। सो उनके साथ आप माइंडफुलनेस, प्रेजेंट के साथ एक्सरसाइज करना कि अपने प्रेजेंट में रहें, माइंडफुल रहें, ठीक है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP के थ्रू आप उनके जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, न्यूरॉन्स के साथ जो कनेक्शंस होते हैं, साइनेप्सेस होते हैं, वो पुरानों को हम जो है वो डिसोसिएट करके न्यू एसोसिएशंस बनाते हैं विद पॉजिटिविटी, ठीक है। सो वो न्यूरल कनेक्शंस जब न्यू बनते हैं, न्यू साइनेप्सेस होते हैं, सो उससे फिर इंसान पुरानी मेमोरीज वीक होता है, बिल्कुल, और न्यू मेमोरीज जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, न्यू एसोसिएशंस बिल्ट होती हैं। सो डिफरेंट टेक्निक्स, इक्लेक्टिक अप्रोच होती है, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम उनको ग्राउंडेड रखते हैं, उनको रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर के लिए अच्छा आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक बनाते हैं। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, किरण हमारे साथ मौजूद है। अगर आपको कोई सवाल है किसी भी ज़हनी सेहत से रिलेटेड, या अगर आप किसी इलनेस से गुजर रही हो या आपने इलनेस को हरा के ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो, तो आप किरण से बात कर सकती हैं कॉल करके। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है और हम हर साल एट द मॉर्निंग स्टार अक्टूबर को भरपूर तरीके से यूटिलाइज करते हैं और अपनी ऑडियंस तक ये आगाही पहुंचाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस आप भी अगर अपने घरों में हैं तो एक दूसरे को दीजिए। अगर कोई फैमिली में ऐसी खातून है जो कि 40 क्रॉस कर चुकी हैं या करने वाली हैं, आप प्लीज़ उन्हें कन्विंस कीजिए कि मैमोग्राम्स के लिए जाइए और देखिए। और आपको पता है कि किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, लेकिन इसका अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो आप दोबारा से एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद मौजूद हैं। किरण, क्या इस चार्ट में आप क्या बता रही हैं? मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जिस तरह की ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे हम बात कर रहे हैं, तो जो इनसे गो थ्रू करते हैं जो पेशेंट्स हैं, कितना ट्रॉमेटिक है उनके लिए, कितना पेनफुल है। अगर हम सोचें, अल्हम्दुलिल्लाह नॉट बीइंग इन दैट स्टेट, लेकिन हम अगर इसको सोचते भी हैं तो हम कांप जाते हैं। सो हमें उनके साथ किस तरीके से पेश आना है, मैं चाहूँगी कि एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच और ख्याल सबके जहनों में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम सबको ये जाने कि कभी भी हम जब इन लोगों को विज़िट करें, सो हमें उनको सुनना है। आप सोचें, जो इंसान एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसके पास कितना कुछ है कहने को, कितना कुछ है कहने को, उसकी पेन है, उसको किस तरीके से उसको सरवाइव कर रहा है, कितना उसके लिए मुश्किल है। सो हमें एक अच्छा सुनने वाला, एक अच्छा लिसनर बनना है। तो जो भी उनको विज़िट करें, प्लीज़ जस्ट बी अ गुड लिसनर टू देम, ना कि आप बैठ के सिर्फ उनको अपनी वो बात करें और आप कट करके नहीं तो तुम ऐसा कर लो, तो तुम ऐसा कर लो, तो तुम ऐसा कर लो। अरे वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं ना, वो सुने और फजूल के आप डॉक्टर मत बने। हाँ, एग्जैक्टली, उनका ऑलरेडी डॉक्टर हैं, टीम है जो उनका ट्रीटमेंट भी करी है और वो खुद भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं और सोचें वो अपनी बेस्ट दे रहे हैं, उसमें अपनी बेस्ट दे रहे हैं। सो प्लीज़ जस्ट बी अ गुड लिसनर टू देम, सिर्फ उनको अच्छा। ये सबसे, और मेरे ख्याल से किरण, सॉरी टू कट यू, मेरे ख्याल से ये जो आप बात बता रही हैं ये हमें जिंदगी में वैसे भी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, क्यों हमारे अंदर सुनने की सलाहियत है ना, वो ज़रा कम है, सब्र कम है, बिल्कुल। अच्छा, फिर डोंट बी इंट्रूसिव जज और जजमेंटल। पता है तुम्हें क्यों हो गया? क्योंकि तुमने ये करती थी ना, तुम्हें कहा था तुम्हें ये मत किया करो, इस वजह से तुम्हें ये हो गया। आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी बीमारी से कोई गुजर रहा हो तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, इस वजह से तुम इस चीज़ से गुजर रही हो। आप सोचें ये कितना पेनफुल है। सो प्लीज़ डोंट गिव एनी जजमेंट्स, डोंट गिव एनी इंट्रूसिव जजमेंट्स। इतना ज़्यादा उनको इंट्रूड मत करें, वो ऑलरेडी स्पेन में हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहना है, उनको इसे सपोर्ट देना है। अगर आपने थोड़ी देर उनको विजिट किया तो प्लीज़ जस्ट बी अ गुड
फ्रेंड और सपोर्टर टू देम, ठीक है। डोंट इग्नोर देम। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते यार, अब इसकी चल रही है जर्नी तो चलेगी ना, अब क्या बार बार इसको देखें, क्या करें, होता है और भी लोग गुजर रहे हैं उस चीज़ से। ऐसा नहीं है, जब टाइम है उनको टाइम दें। ये घर वालों के लिए भी है, ये जितने भी उनके साथ जो करीबी सिग्निफिकेंट लोग हैं, बिल्कुल उनको टाइम दें। हफ्ते में एक दफ़ा विजिट कर लें, बहुत ज़्यादा करीब लोग हैं तो उनको रोज़ विजिट करें 2 दिन बाद, क्योंकि देखेंगे जो प्रॉब्लम है ना, ये एक लॉन्ग जर्नी। जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस, ऑपरेशंस, आपको और फिर तकरीबन 3 साल का फॉलो अप भी होता है। एग्जैक्टली, बार बार जाना। सो इट्स नॉट जैसे कोई फीवर हुआ और बुखार एक दफ़ा गई, 2 दफ़ा गई और बस ख़त्म हो गया। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर देम, उनके पास अवेलेबल रहें, उनको अपना सपोर्ट शो करते रहें, ठीक है। डोंट मिनिमाइज देयर एक्सपीरियंस, ये बड़ा होता है। वो जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो हम इतना मिनिमल, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई मसला नहीं है, और भी लोगों को हुआ हुआ है, तो आप इतना कम कर देते हो उनके सामने। आप सोचें उनके लिए वो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव हमारा ये सब करने का क्या होता है कि यार उसको ना जितना ये करेंगे ना उसके लिए हल्का लगेगा। देखिए आप एक लॉलीपॉप में, आम अल्फाज पाऊंगी, लॉलीपॉप नहीं दे सकते। एक बंदा जिस चीज़ से गुजर रहा है, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस, जो जितनी भी चीज़ों से दवाइयाँ जिससे गुजर रहा है, वो एक लॉलीपॉप के थ्रू फुलफिल नहीं होगा। और उसके साथ साथ एक किरण, कोई भी इंसान जितना भी कहने में स्ट्रांग हुए, कुछ भी, एक स्केयर ऑफ डेथ जो होता है, मौत का जो एक खौफ वेरी है, नेचुरल, एक बहुत बड़ी, इट्स अ बिग फेयर। आपके सामने एक बहुत बड़ा फेयर होता है, और जितने भी पेशेंट्स इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उनको ये फेयर होता है। बिल्कुल होता है। सो हम इस तरह से मिनिमाइज तो नहीं कर सकते ना उनके एक्सपीरियंस को, या वो अगर कहते हैं कि हमने इस चीज़ से गुजरे, दिस प्रोसेस वाज नॉट इजी फॉर अस, नहीं बस कर तो लिया तुमने, अच्छा ही तो था, और क्या होता। देखिए आप ये सब चीज़ें तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन पहले उससे पहले एक आती है अंडरस्टैंडिंग। इनकरेज करें पहले उनकी स्टोरीज़ को कि हाँ तुमने किया, बहुत हौसले वाली हो, ज़बरदस्त, कैसे कर लिया तुमने, इफ आई वर एट योर प्लेस शायद मैं ना कर पाती, तो उनको कितना हौसला होगा। ये होती है स्ट्रेंथ की निशानी, विल पावर इंक्रीज करने की निशानी, मोटिवेशन। क्योंकि देखिए आगे फॉलोअप भी चलेगा। आगे इसका एक अनफॉर्चुनेट पार्ट कैंसर का ये होता है, ये कभी भी रिलैप्स कर जाता है। चाहे किसी भी किस्म का कैंसर हो, इसके चांसेस होते हैं रिलैप्स हो जाने के। अगर अच्छी रिकवरी, गुड फॉलोअप के साथ चले तो वेरी मिनिमल चांसेस है, लेकिन स्टडीज़ ने शो किया और एक्सपीरियंसेस भी लोगों के, पेशेंट्स के देखें कि रिलैप्सिंग डिजीज़ है कैंसर, कहीं ना कहीं सेल दोबारा प्रोड्यूस करते हैं। सो उनकी जो भी स्टोरीज हैं उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें कि अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से थोड़ा डाउन होते हैं तो उनको पता हो कि हाउ दे हैव सर्वाइव्ड इन द पास्ट, दैट वाज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर देम। सो इनकरेज देम प्लीज, हैव अ गुड ईयर, हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, हैव अ गुड मोटिवेशन, एम्पथाइज। सिंपथीज की ज़रूरत नहीं है, तरस मत खाएं, एम्पथाइज करें, अंडरस्टैंडिंग दें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से उससे कहीं ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि जब भी आप अपने पेशेंट, ये जो पेशेंट की हम बात करें, पेशेंट की जो रिश्तेदार है ना, उनके साथ भी आपको एक रवैया इख्तियार करना पड़ता है। कभी कभी लोग ये होते हैं कि पेशेंट के साथ तो ये सब कुछ कर लेंगे, उनसे जो क्लोजली रिलेटेड लोग हैं बाहर जाके उनसे कुछ और कहने, देखा मैंने पहले ही समझाया था। क्योंकि एक किरण, मेरे ख्याल से एक नॉर्मल शख्स को भी इस तरह के एथिक्स पता आने चाहिए, कम्युनिकेशन के एथिक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग, बीइंग नॉट जजमेंटल, अगले को सुन लो, फिर इंकरेजमेंट रिस्पॉन्सेज दे दें, बिल्कुल ये आने चाहिए। और ये जो आप बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि हर कोई एक टीचर बनने का उनको लगता है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक टीचर बन के बताएं कि इस वजह से हुआ है या उस वजह से हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, हम तो पहले ही कह रहे थे। ये बीमारियाँ तो खुदा न खास्ता कभी भी किसी को भी अटैक कर सकती हैं, लेकिन सलूट है उन लोगों को जो कि इस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, दे कम आउट एज विनर्स और दोबारा से एक थ्राइविंग लाइफ की तरफ आते हैं। और जिस तरह किरण अभी बात करी कि ये जो डॉक्टर्स के पास जाने का सिलसिला है ये काफ़ी अरसे तक चलता रहता है। किरण मुझे एक बात बताएं, जब ये फॉलोअप्स पे पेशेंट्स जाते हैं तो इन सम वे और दी अदर वो दोबारा से वो चीज़ रिलिव तो कर रहे होते हैं। हाँ। आप देखें अगर किसी शख्स का ख़त्म भी हो गया है, जिस तरह एक इंडियन एक्टर है, उनका मैं पढ़ रहा था कि उनको कैंसर हो गया, उन्होंने कहा कि अब मैं जब भी जाती हूँ फॉर माई फॉलो अप, तो कहती है द मिनट आई एंटर द क्लिनिक तो सब रिलीव हो जाता है, एप्रिएक्शन हो जाता है। कहती है मुझे मेरी वो एंट्रेंस जो होती है ना, मुझे वो पहला दिन याद आता है और मैं दोबारा से वो रिलीव करती हूँ और उसके लिए वो थेरेपी लेती है कि वो मुझे उनकी जो मेमोरी है वो इरेज हो जाए। देखिए इस वक्त जितना ट्रॉमेटिक टाइम इंसान गुजरता है ना, उतना ही रीलिविंग के साथ पेन अटैच्ड है, तो उसको टाइम भी उतना लगता है हील होने में।
सो जो जितना एब रिएक्शन से अफेक्ट होता है, इट मीन्स हीलिंग अभी और बाकी है। जैसे उर्दू में कहते हैं जितना गहरा घाव होता है उसको भरने में उतना टाइम वक्त लगता है। लेकिन गुड न्यूज इज कि हील हो जाता है, हील हो जाता है विद योर विल पावर, विद योर मोटिवेशन, विद योर हौसला अबाउट योर फ्यूचर लाइफ, विद अ पॉजिटिव आउटलुक। सर्वाइवर्स आर माशाल्लाह डूइंग ग्रेट। अच्छा किरण, ब्रेस्ट कैंसर जो है यूजुअली वो कहते हैं कि 40 के इर्द गिर्द खवातीन के अंदर पाया जाता है, आम तौर पे हो सकता है। लेकिन अगर कोई खातून है जो कि अपने 30s में है या अपने वो 40s में, लेकिन उनकी कोई बेटी हो जो कि यंग हो, तकरीबन 18-19 साल की हो, और उसमें डायग्नोज हो, तो पेरेंट्स को भी इस तरह की सिचुएशन से कोप करना नहीं आता। बिल्कुल नहीं उनको आता। मेंटल स्टेट अपनी क्या रखनी चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, इसलिए क्योंकि जो एक इंसान जो गो थ्रू करे तो उसके साथ जो क्लोज जुड़े हुए लोग हैं वो भी ट्रॉमा से गुजरते हैं। course, पूरी बहुत फैमिली traumatic बीमार है होती उनके है लिए। बिल्कुल ऐसा है। तो उसके लिए भी देखें, यही है कि सबसे पहले ना पैनिक, हम बदहवास हो जाते हैं ना कि हमारी बच्ची को ये हो गया, अब कैसे होगा। बदहवासी नहीं करनी, कड़वे हमें हो जाते हैं थोड़े से, बिल्कुल कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट भी आ जाती है, परेशान हो जाते हैं, कोई रोने लगते हैं, कुछ गुस्सा, कुछ डिफरेंट। Why me? हर इंसान के Why साथ us? डिफरेंट। बिल्कुल। सो सबको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है, लेकिन उस टाइम पर सपोर्ट की, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट। देखिए सबसे पहले जो अफेक्ट होता है ना इस न्यूज़ के बाद, डायग्नोसिस के बाद, वो है इमोशनल हेल्थ। आपका इमोशनल स्टेट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, पेशेंट का भी और उससे जुड़े लोगों का भी, यानी जो उसकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स खासकर, उनका बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस टाइम पर रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। अच्छा किरण, जो कि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या मेंटल स्टेट सही रखने के लिए आप मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं? देखिए मेंटल स्टेट फिट और मेंटेन रखने के लिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं, ठीक है, जिसमें आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, आप योगा मेडिटेशंस करें, आप मील्स अपने रूटीन को ज़बरदस्त करें, स्लीपिंग डिसिप्लिन, आप स्लीपिंग रूटीन को बनाएं, और ये सब चीज़ों को आप मेंटेन करें एक टाइम तक। वही जो मैं पहले भी बात करी थी कि हमारी हर जो आप चीज़ करोगे ना उसके न्यूरल साइनेप्सेस बनेंगे, कनेक्शंस बनेंगे। किरण, जो एक बात मानी जाती है कि अगर कुछ लोग होते हैं जो कि सारे प्रॉब्लम से वो भी गुजर रहे हैं, घर में भी कोई गुजर रहा है, लेकिन उनकी जो डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ का पैटर्न है कि रोज़ाना कोई सालन बनेगा किसी जानवर के गोश्त का, एवरीडे। क्या इस तरह के खानों से भी अगर आप स्ट्रेस में हो या कोई आपके घर में इमरजेंसी हो तो आपकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होती है? फूड का भी बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी मेंटल स्टेट से। आप जितना भी जंक खाते हैं, दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें, क्योंकि हेल्दी नहीं है ना। हेल्दी जो चीज़ होगी वो हेल्दी माइंड रखेगी। जो भी चीज़ आपके माइंड को हेल्दी रखे, दैट्स वेरी गुड। तो इसमें अगर फूड का सिलेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें ताल्लुक़ रखता है। आपने गोश्त की बात की तो हम कहते हैं इतना बड़ा गोश्त खाएं, छोटा नहीं खाएं, और छोटा गोश्त खाएं। प्रेफर करें आप ज़्यादा देसी चिकन यूज़ करें, ना ही फार्मी चिकन यूज़ करें, ये सब। तो इन सब में कहीं ना कहीं क्या है, हमारा मेडिकल, हमारे फिजिकल हेल्थ, फिजियोलॉजी, एंड फिजियोलॉजी अफेक्ट्स मेंटल स्टेट। बिल्कुल। सो देखिए आपने कनेक्शन बन गया ना। सो फूड का इस तरह से लिंक बनता है हमारे मेंटल स्टेट से। तो आपका फूड सिलेक्शन, आपका फूड लाइफस्टाइल क्या है, ये बहुत मैटर करता है आपकी मेंटल स्टेट पे। अच्छा किरण, जिस तरह हम बार बार अपने शो पे भी एक फिटनेस का सेगमेंट लाजमी करते हैं, हम रोज़ाना लोगों को बताते हैं कि आज आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे और किस तरह से फिट रहेंगे। क्या एक्सरसाइज करने से या फिट रहने से, मतलब ये जो पूरा फिटनेस रिजीम होता है एक्सरसाइज का, फिटनेस का, क्या इससे आपके जहन पे मस्बत असर होता है? ज़बरदस्त असर होता है असर, क्योंकि एक्सरसाइज लाजमी तौर पे आपके अंदर हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करता है। आपके अंदर जितने हैप्पी हार्मोन्स हैं वो एक्सरसाइज से रिलीज़ होते हैं। व्हेन दे आर रिलीज्ड, अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली यू फील गुड, ना चाहते हुए भी यू फील गुड। आप देखेंगे आप इतने क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कि बिल्कुल परेशान नहीं हुए, आपका परेशानी का लेवल और इंटेंसिटी अब वो रही नहीं है, लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपकी एक्सरसाइज रिजीम लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। सो ये एंडोर्फिन्स रोज़ निकलना आपकी बॉडी में आदत हो गई और आपके माइंड को, मेंटल स्टेट को
रिलैक्स रहने की आदत हो चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक्सरसाइज जो पेशेंट्स होते हैं जब वो रिकवर करते हैं आपके ख्याल से उनको भी अपनी आपको एक्सरसाइज में डालना बिल्कुल, एक्सरसाइज फिर उसमें देखा जाता है कि पेशेंट का स्टेट कैसा है, तो उस हिसाब से लाइट एक्सरसाइज होती है या इंटेंस होती है, वो ज़रूर हमने देखना होगा। आप देखिए योगा क्या है, योगा में आप देखिए ज़्यादा स्ट्रेचिंग, एक पोज में बैठे रहना, आप देखें तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्टिल योगा हैज़ सो गुड, वेरी गुड आउटकम्स। बिल्कुल सही बात। बिकॉज इसलिए क्योंकि इसमें टोटल आप माइंडफुल रहते हो, पूरी बॉडी को एक पोजीशन में रखकर जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो जितने गुड हार्मोन्स हैं वो सब प्रोड्यूस होते हैं, और जो नेगेटिव हमारे अंदर होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल सेल्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन्स हैं, एड्रिनल, ये सारे जो हैं हमारे स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ये सबको कट डाउन करता है आपके गुड हार्मोन्स। तो सोचा एक अंदर हमारी भी एक स्ट्रगल है, गुड हार्मोन्स बैड हार्मोन्स, तो जितने गुड आप रिलीज करोगे उतने कट डाउन होंगे नेगेटिव हार्मोन्स। तो सोचिए एक्सरसाइज, योगा, हैविंग गुड फूड, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा किरण, बहुत सारे लोग हैं जो आपको ख्वाब आते हैं, जो आप ड्रीम करते हैं, जिस तरह बहुत सारे लोग जिस तरह के ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, किसी बहुत मेजर बीमारी से या ट्रीटमेंट से गुजरे हुए होते हैं और वो सही हो जाते हैं, उनको ख्वाबों का जो सिलसिला है उनका बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ख्वाब है वो आपका जहन, जो आपकी यादाश्त होती है या जो आपकी सोच होती है उसको तश्कील एक शक्ल दे रहा होता है और वो आपकी जहन में वो चीज़ आ रही होती है। एक पूरी एक डिफरेंट साइंस है जो कि ये समझते हैं कि जो ख्वाब है वो ऊपर से आसमान से आपको कोई मैसेज दे रहा होता है ताकि आपको मुस्तकबिल का पता चल सके। मुझे कहता है बहुत लोग हैं जिनको स्लीप एपनिया हो जाता है, जब सोते हैं तो उनको एकदम से खौफ से झटके से होते हैं, चोक हो जाते हैं खौफ के मारे। इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका पहले ख्वाब की बात करती हूँ। ड्रीम जो है ना, आज तक ये इसका कोई एक लॉ या थ्योरी नहीं आई है, ये अभी तक ये अंडर रिसर्च है कि ख्वाब आते कहाँ से हैं, लेकिन इस पर काफ़ी थ्योरिस्ट ने काम करके कुछ निकाल दिया है कि जैसे रेजिडुअल ड्रीम जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो हमारे ख्वाब में आएगा, अगर हम किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं ख्वाब में आएगा, कुछ हैप्पीनेस से गुजर रहे हैं ख्वाब, तो वो रेजिडुअल ड्रीम्स हैं जिसकी आपने भी बात की, ठीक है। तो ये ख्वाब अभी तक जो है ना कनेक्शन बना नहीं है और ये अंडर रिसर्च है। बाकी आपने बात की स्लीप एपनिया की, एंजाइटी और फियर से, जब ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा या एंजाइटी से इंसान गुजर रहा है अक्सर वो इस कैफियत से नींद में गुजरता है। इंटरप्टेड स्लीप पैटर्न्स हो जाते हैं, डर के मारे उठ जाते हैं, चीख मार के उठ जाते हैं या ऐसे झटके से उठ जाते हैं। ये वो जो एक ख्वाब आता है जिसमें आपको लगता है कि आप गिर रहे हैं किसी बिल्डिंग से, ये तो टोटली एंजाइटी से रिलेटेड है। क्योंकि एंजाइटी में इंसान को जब यहाँ पे एड्रेनलिन रश होता है ना, एक्चुअली वो रश है। आपने देखा है कि जब आप किसी ऐसे स्विंग पे या राइड रोलर कोस्टर में होते हैं या रोलर कोस्टर में होते हैं तो जिसमें आप एकदम फास्टेस्ट वे से जब नीचे जाते हो तो एक फीलिंग आती है बटरफ्लाई से, दैट्स एड्रेनलिन रश। बहुत से लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जानबूझकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसकी एडिक्शन भी हो जाती है, आपको पता है लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक नेगेटिव होता है। तो ये जो एंजाइटी से गुजरते हैं ये ख्वाब में उसी रश से गुजरते हैं जो उनको लगता है वो एक ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं, लिफ्ट में है तो स्टक हो गई और तेज़ी से नीचे जा रही है। तो ये सब एंजाइटी फियर से रिलेटेड है। किरण बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं अक्टूबर का महीना है, हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद आज हमारे साथ थी और किरण ने भी यही बताया कि आप अगर इस ट्रॉमा से गुजर रहे हो तो उससे आपको किस तरह कोप करना है। थोड़ी देर के बाद हमारा शो जो है यूट्यूब पे भी लिंक हो जाता है। हम कोशिश ये भी कर रहे होते हैं कि छोटे छोटे क्लिप्स भी अपलोड करते रहें ताकि आप लोगों को फॉरवर्ड करके उनकी ज़हनी सेहत किसी तरह बेहतर कर सकें। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे फिटनेस में, क्योंकि फिटनेस जिस तरह हर डॉक्टर जो आता है वो कहता है फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़हनी सेहत के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप माइंडफुल रहें, जहन आपका अच्छा रहे, आप सेहतमंद रहें, तो फिटनेस ज़रूरी है। और आज आप क्या एक्सरसाइज करने वाले हैं ये हम आपको बता रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मैं हूं सामा इरफान और ये कि देखिए मैं आपको कितना सेहतमंद देखना चाहती हूँ, ये आपकी सोच है। और ये देखिए आज ये क्या लेके आई हूँ। बच्चे खेल रहे थे और मेरा भी दिल चाहा मैं भी खेलूं, लेकिन ये कि मेरा खेलना और उनके खेलने में थोड़ा फ़र्क है कि मैं इससे ये है कि नी का पेन ख़त्म करूँगी। कैसे? आप मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं किस तरह से। ये देखिए मैंने अपनी बॉडी को इस तरह से, लेग को मैंने स्ट्रेट किया, ठीक है,
और मैंने अपनी दोनों लेग्स को इस तरह से स्ट्रेट करते हुए इस तरह से ये बॉल को मैंने नी के नीचे रख दिया। नी का पेन ऐसा है, यकीन करें दिन में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब रात को आप बेड पे जाते हैं उसके बाद तो फिर जो है नी कहती है कि बस उठाओ ही ना मुझे, और इतने पेन होता है कि यकीन करें ना काबिल बर्दाश्त होता है। क्या करें? सबसे पहले कि जो है अपने खाने पीने का ख्याल रखें, और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए नी के पेन में वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बता देती हूँ ये इसका क्या रीज़न क्या है मेरे हाथ में आने का। ये मैंने यहाँ पे रखा और इसके साथ मैंने यहाँ से नी को प्रेस किया और अपने फीट को भी ऊपर लेके गई हूँ इस तरह से स्लोली स्लोली, और स्लोली स्लोली करते हुए मैंने इसको 10 की काउंटिंग से मैंने इसको ऊपर नीचे किया इस तरह से, ठीक है। 10 की काउंटिंग से इस तरह से किया, और ये देखने वालों को शायद इतना फील ना हो रहा, लेकिन यकीन करें इतना प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कि आपकी सोच है, और ये प्रेशर आपकी नी को कितना सही कर देगा जब आप लोग ये करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा। ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, ठीक है। इसके साथ हमने सिर्फ ऐसे ही रख देना है, ऊपर नहीं उठाना अपने फीट को, सिर्फ यहाँ से हमने प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ से हमने प्रेस करना है। ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज हो गई, और ये इतनी फ़ायदेमंद है, यकीन करें जब आप इसको रेगुलर वे में करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये साइमा ने जो बताया कितना अच्छा बताया, और दुआएं देंगे आप लोग, ठीक है। और इसी के साथ हम सेकंड लेग को भी ऐसे ही करेंगे। मैंने अपने नी के नीचे ये रखा, बॉल को रखा और अपने फीट को ऊपर उठाया इस तरह से, हल्का हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि जब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो क्या होगा कि ये आपको ज़्यादा पेन हो सकता है, और हमने पेन नहीं करना, हमने आपके पेन को कम करना है, ठीक है। और ये हमने 10 की काउंटिंग से या 30 सेकंड से हमने इसको इस तरह से किया और ऊपर लेके गए। अब क्या किया हमने? सिर्फ अपने नी को प्रेस किया, यहाँ से पाँव को मैंने नीचे रख लिया, यहाँ से प्रेस। ये आपको लग रहा होगा कि प्रेस नहीं हो रहा, जब आप लोग करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना प्रेशर आ रहा है नी के अंदर, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज, ये सेकंड वाली एक्सरसाइज हो गई। तो आप जब करेंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा, और इसको आपने 30 सेकंड के से कर लेना है, और इसके 3 सेट्स इसके कर लेने हैं आपने, और इसको रेगुलर करना है। और इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने खाना खाया हुआ है, नहीं खाया हुआ, या जितना भी टाइम गुजर गया, जब जब आपके पास टाइम हो ये आप इस तरह से कर लिया करें। और जिन लोगों की नी में पेन है वो नीचे नहीं बैठ सकते, ठीक है, नीचे नहीं बैठ सकते, तो क्या करें कि आप अपनी चेयर को ऐसे रखिए, चेयर पे बैठिए, और अपने सामने लेग पे आप जो है स्टूल के ऊपर रख लें, या फिर आप सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, यही वाली एक्सरसाइज। लेकिन जब आप नीचे बैठ के करेंगे थोड़ी सी बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन नीचे बैठ के करने में जो मज़ा आएगा वो बेड पे नहीं आएगा, सोफे पे नहीं आएगा, ये नीचे बैठ के आपको करने में ये मज़ा आएगा। और आहिस्ता आहिस्ता उसका तरीका क्या है कि जब आप उठेंगे तो क्या है, डायरेक्ट ऐसे नहीं उठना, आपने दोनों हाथ इस तरह से करते हुए पहले आपने लेफ्ट वाले लेग को उठाना है, और फिर इस तरह से उठ के और किसी सहारे से आपने उठ जाना है। इससे क्या होगा कि आपको नी में पेन नहीं होगा, आप इजीली उठ पाएंगे, ठीक है। ये मैंने 2 एक्सरसाइज बता दी हैं। इसके साथ मैं थर्ड वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये उससे भी ज़्यादा मज़े की है, ठीक है। क्या है? नी को इस तरह से हमने अपने फीट को इस तरह से हमने क्या है सराउंडिंग में इस तरह इसको रोटेट कर लिया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी आपने 30 सेकंड से आपने इसको कर लेना है, या आपने 10 की काउंटिंग से आपने इसको करना है। क्लॉकवाइज करना है आपने 10 टाइम, और एंटी क्लॉकवाइज भी आपने 10 टाइम करना है। ये तो थी रोटेशन, ये थर्ड मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। और इसके साथ एक और बड़ी मज़े की है, वो भी बहुत मज़े की, और यकीन करें जब आप करेंगे ना आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़े की। ये देखिए पाँव को मैंने सीधा किया, और अब मैंने क्या करना है, अपने फीट को ये साइड में लेके जाना है। ये साइड जो आपके फीट की साइड होती है ये आपने ज़मीन पे लगानी है ऐसे, ये इस तरह से जब आप करेंगे तो ये आपके यहाँ तक प्रेशर आएगा, आपके काफ के मसल्स, आपकी नी, ये पूरी ये आपके मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा,
आहिस्ता आहिस्ता आपके जो अपनी लुब्रिकेशन है आपकी नी का, वो जो है एक्टिव होगा, और यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता आपकी नी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपने वज़न को भी कम करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने ये एक्सरसाइज करनी है और खाने पे ध्यान नहीं देना, ये सब चीज़ें साथ साथ है, क्योंकि एक्सरसाइज उस वक्त असर करती है जब आप अपने खाने पे भी तवज्जो देते हैं। तो प्लीज़ अपने डाइट का ख्याल रखिए और अपने खाने को बैलेंस करके खाइए, और भूख रख के खाना खाएंगे तो यकीन करें आप बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी और आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। और ये देखिए, ये तो मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज बताई, ये साइड में करने हैं, और इसके साथ इसी फीट को आपने बिल्कुल सीधा कर लिया, थोड़ा सा लेग्स में गैप दिया, और अब आपने ये अपने टोस को नीचे ज़मीन पे लगाना है। किस तरह से? ये देखिए ऐसे, ये तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखिए मेरी नी जो है किस तरह से बैंड हो रही है, मेरी लेग बैंड हो रही है, काफ के मसल्स ये जो है स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये पूरी आपकी नीज, आपकी थाइज, आपके पूरे मसल यहाँ तक इसका जो है खिंचाव आ रहा है। तो इससे क्या है कि आपकी पूरी लेग्स की तो जो एक्सरसाइज तो हो रही है, लेकिन नी पे कितना अच्छा असर डाल रहा है, वो जब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना आपको सुकून मिल रहा है। और ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है, जब करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा किस तरह से करनी है। इसको भी आपने क्या है 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, 30 सेकंड से कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उतना कीजिए। और इसके साथ साथ खाने पीने का इस तरह से ख्याल करेंगे, खाने में आपने कोई ऐसी चीज़, ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ से परहेज़ करें। और रात में ख़ास तौर से, दिन में तो आप विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन डी इंटेक कर सकते हैं, धूप से धूप लीजिए। और आजकल तो मौसम है इसका सर्दियों का मौसम है, धूप बड़ी मज़े की लगती है, तो आप धूप में बैठ के आप 10 मिनट 15 मिनट गुजारिए। और ख़ास तौर से मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बेस्ट होती है आपके जॉइंट्स के पेन के लिए, आपके हड्डियों के लिए, और आपको बहुत हेल्दी रखती है, और आपको ये डिप्रेशन से बचाती है। धूप जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। और आई होप कि आपको ये आज की भी एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। और प्लीज़ मोइज़ भाई का क्लोजअप बनाइए। मोइज़ भाई को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, शादी कभी भी हुई हो, आपकी मुबारकबाद आप ताहयात दे सकते हैं, है ना। अल्लाह मियाँ मुबारक करे भाई। मजीद वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। जी कैसे शर्मा, असफर? मैं बस बेहतरीन, आप बताएं। मेरी तरफ से मुबारकबाद इनको। इस मुबारकबाद ने इनको ज्यादा खुश नहीं किया। जी बताएं, क्या बना रही हैं आज? असफर, आज हम बना रहे हैं कीमा पराठा पैटीज, वाओ। जो कि हम बेक भी करेंगे, और मैं थोड़ा तवा पे भी बता दूंगी क्योंकि हर घर में अवन्स नहीं होते हैं, तो मैं क्या चलो तवा पे भी बता दूंगी नॉन स्टिक तवे पे कैसे बनेगा और बेक कैसे होगा। इसकी खास वजह इस रेसिपी की है कि कुछ घरों में, कहना नहीं चाह रही थी, मैं कहते तो कुछ घरों में गैस नहीं आ रही, कुछ में बिजली नहीं आ रही, तो ये दोनों बता रही है कि अगर आपके जो अवेलेबल हो उस पर आप ये डिश कैसे बना सकते हैं। हाँ, अगर कोयले हैं, लकड़ी है, उस पर जला के आप ये रखिए, वो उससे ही बन जाएगा। उससे भी बन जाएगा। Exactly. प्लीज नौरीन शुरू कीजिए। जी अच्छा, इसलिए इसके लिए मैंने लिया था 500 ग्राम कीमा चिकन का मिन्स लिया था, आधा हाफ kg, ठीक है। उसको मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हाफ kg कीमा है, इसमें मेयोनेज है, इसमें क्रीम है, बटर है अनसॉल्टेड, चिली गार्लिक सॉस है, हरा धनिया है, और लहसुन होगा चॉप्ड। मैंने क्या किया था, मैंने कीमे में 2 टेबलस्पून मक्खन डाला, ठीक है। उसमें मैंने गार्लिक को थोड़ा सा सॉटे किया, लाइट ब्राउन किया। उसके बाद मैंने कीमे को थोड़ा सा उसमें सॉटे किया अच्छे तरीके से। फिर मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, नमक ऐड किया, पेपरिका पाउडर ऐड किया, और मैंने इसमें क्या ऐड, चिली गार्लिक सॉस मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड की, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस इसमें ऐड किया, और फिर मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करी हाफ अ कप, ठीक है। मोज़रेला चीज़ इसलिए मैंने इसमें ऐड करी क्योंकि ये आराम से पक भी जाती है, इसके अंदर थोड़ा सा स्टिकीनेस आ जाती है आपके कीमे के साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी,
अब हम आ जाते हैं अपने पराठे की तरफ। अच्छा, ये मैंने इसमें क्या किया था, मैंने एक पराठे पे मैंने मेयोनेज़ लगाया, उस पर क्रीम एंड चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके हमने वो इसका स्प्रेड किया। उसके बाद मैंने इसे मोज़रेला जो कीमा मैंने मिक्स करके जो बनाया था स्टफिंग, वो मैंने रखी और फिर मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे भी मैं किस तरह करूँगी। अच्छा, ये क्रीम है, ठीक है, ये हमने इसके अंदर मेयोनेज़ में ऐड करी 1 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करना है, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये कोरिएंडर चॉप्ड हमारे पास पड़ा है, ये हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये पराठे जो है मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ पराठे कैसे बनते हैं, लाइक जो हम नॉर्मल मैदे के पराठे बनाते हैं वाइट वाले। तो ये हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये इसके ऊपर स्प्रेड करना है, ठीक है। तीनों पे मैं कर देती हूँ इस तरीके से। ये हम स्प्रेड करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा फैला लीजिएगा। अच्छा, कोरिएंडर आप लोगों की मर्जी है, ऑप्शनल, आप लोग डालना चाहें तो डालें, वरना ऑप्शनल है। अच्छा, मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्चें भी ऐड करी थी चॉप करके, ठीक है, थोड़ा सा स्पाइसी भी लोग खाते हैं ना। चलें जी, अब आ जाते हैं हम स्टफिंग की तरफ। ये देखें किस तरह से मैं इसको यहाँ रखा मैंने, ठीक है। ये करके हमें कीमे के साथ इसको स्टफिंग करना है। ये भी बहुत अच्छा सा स्नैक बनता है, एपेटाइजर्स के तौर पे भी आप लोग यूज़ करते हैं, शाम की चाय के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है और थोड़ा सा चिपका देंगे यूँ। अच्छा, मैंने इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल कर दिया था ट्रे को, ताकि चिपके नहीं, आराम से ये बेक हो जाएंगे। और हम इस तरीके से फोक से मार्क्स दे देंगे, ठीक है, ताकि ये आराम से, फिर इसका बाहर भी नहीं निकलेगा कीमा, और फिर ये आराम से अपना इसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि चीज़ है इसमें, कीमा है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए जी, इसी तरह हम दूसरी स्टफिंग करते हैं। अच्छा, एक मैं आपको तवे पे बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि हर घर में अवन्स नहीं होते। अच्छा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये माइक्रोवेव्स में नहीं बनती हैं, उससे आपका सॉगी हो जाएगा, राइस नहीं होगा। अवन में थोड़ा सा राइस भी होगा, थोड़ा क्रिस्पी भी होगा। और तवे पे भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल तवे पे आप लोग आराम से बना सकते हैं ये, क्योंकि हर घर में अवन्स नहीं होते, हर घर में माइक्रोवेव्स भी नहीं होते हैं। तो ताकि वो हर एक, और जो अगर लाइट नहीं है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक अवन नहीं चल सकता, गैस नहीं है तो गैस अवन नहीं चल सकता, तो आप लोग कोयले जला के उस पर तवा रखिए, या लकड़ियाँ जला के उस पर तवा रखें, कोई भी पैन रखें, हल्का सा ऑयल वो स्प्रेड करें और उसमें ये बना सकते हैं आप लोग। चलें जी, हम ये दूसरा बना लेते हैं। आराम आराम से इसको हमने इस तरह से किया, ठीक है, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, यूँ हो गया। इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं यूँ करके, और हम इसको फोक से लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से फोक से लॉक हो गया। इसी तरह हम तीसरा बना लेते हैं। ये हमने यहाँ रखा, ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। इसमें मैंने शिमला मिर्च भी ऐड की थी, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइस करके शिमला मिर्च भी इसमें हमने ऐड करी थी, और 2 से 3 मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड करी थी, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। एक और हमारा इस तरीके से हम इसको भी लॉक कर देंगे। अच्छा, आप लोग ये चीज़ आप लोग ब्रेड में भी बना सकते हैं, ठीक है, ब्रेड में, लाइक ब्रेड आपने लिया, मैं इसको पहले अवन में बेक करने रख दूं। अच्छा, ये मैंने देखें 250 पे मैंने इसको प्री हीट किया हुआ है, और मैं इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट में ये बेक करूंगी, ताकि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताई थी हम ब्रेड पे भी कर सकते हैं, जैसे हमने नॉर्मल ब्रेड ली, ठीक है, ब्राउन ब्रेड ले लें या वाइट ब्रेड ले लें, वट एवर अवेलेबल एट होम, आप लोग ब्रेड लिए, उसके आपने कॉर्नर्स काट लिए। चलें, अभी आ गया छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक।
चलिए जी, वेलकम बैक। बहुत ज़बरदस्त आपने म्यूजिक बजाया तो पुरानी यादें ताज़ा कर दी। चलिए जी, अच्छा मैं अब आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताई थी, यही चीज़ आप लोग ब्रेड में भी बना सकते हैं, वाइट हो या ब्राउन ब्रेड हो। आपने कॉर्नर्स को काट लिया, उसको आपने हल्का सा रोलिंग पिन जो बेलन होता है उससे हल्का सा आपने उसको फ्लैट कर लिया, बेल लिया। उसके बाद आपने यही चीज़ लाइक जो मैंने डिप बनाया था ये लगा के आपने कीमे की स्टफिंग करी, चिकन की स्टफिंग करी, व्हाटएवर जो भी आप लोग करें, सब्जियों की करी। फिर आपने उसको जो हमने जो स्प्रेड किया था, हमने जो ये डिप बनाया, फिर हमने उसको आराम से ब्रेड को यूं करके रोल कर दिया। रोल करके आप लोगों ने उसको अंडे में डिप किया, आपने क्रम्स में लगा के उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फिर आपने रोल करके हल्का सा आपने बटर की ब्रशिंग करी, आपने अवन में रख सकते हैं। और इसी तरह आपने रोल करके तवे पे हल्का सा ब्रशिंग किया बटर को और आपने इसके ऊपर सेक लिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको तवे पे बता देती हूँ। ये मैंने इसमें डाला है बटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे बटर को इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमने बना के रखा था यहाँ पे कि हम एक तैयार करेंगे तवे के ऊपर, हम इसके ऊपर यूँ डाल देंगे। देखिए हर चीज़ होनी चाहिए, मतलब देखिए ज़रूरी नहीं है हर घर में अवन हो, हर घर में माइक्रो वेव हो, ज़रूरी नहीं। तो हम चूल्हे पे तवे पे, तवा तो हर घर में ही होता है, रोटी तो हर घर में पकी जाती है। तो आप यही चीज़ आप लोग तवे पे कर सकते हैं। वही जो मैंने आपको ब्रेड का बताया वही सेम आप लोग पीटा ब्रेड में कर सकते हैं, ठीक है। पीटा ब्रेड को भी आपने हल्का सा उसको फ्लैट किया रोलिंग पिन से, फिर आपने यही चीज़ स्प्रेड करी, जो डिप बनाया था, कीमा की स्टफिंग करी, हंट बीफ की करी, चिकन की करी, व्हाटएवर जिसकी भी करनी। फिर आपने उसको यूँ फोल्ड करके फिर आपने भी उसको फोक से थोड़ा सा लॉक कर दिया। फिर आपने तवे पे बेक कर दें या फिर तवे पे बना लें या फिर अवन में बेक कर दीजिए। ये भी आराम से, ये ऊपर से आराम से गोल्डन ब्राउन होगा, इतने हम इसको करते हैं। ये बहुत अच्छे, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। शाम की चाय के साथ बहुत, जैसे बच्चे अक्सर स्कूल से आते हैं कुछ नई चीज़ बना दे मामा, तो ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। और आप लोगों को मैं एक और तरीका बताऊं, जैसे हम लोग रेडीमेड पराठाज लेते हैं, ठीक है, रेडीमेड, वो हमने बस उसको रेडीमेड होते हैं, रेडी टू कुक होते हैं, उसमें भी हम ये सेम चीज़ बना सकते हैं। आपने वो लिया, हल्का सा आपने ये स्प्रेड किया, बस उसमें ये होता है कि डीप फ्रॉस्ट नहीं करेंगे हम उसको, जो आप बिल्कुल फ्रोजन होंगे उसी पे हमने स्प्रेड किया, वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो नीचे आप लोग ऑयल लगा दीजिएगा ताकि वो चिपके नहीं। फिर आपने उसी तरह आपने स्प्रेड किया, जो हमने ये बैटर बनाया था, ठीक है, ये हमने स्प्रेड किया चारों तरफ, फिर बीच में हमने स्टफिंग करी, उसको इसी तरह फोल्ड करके इसी तरह बनाइए या फिर इसमें बेक करने रख दीजिए। तो ये भी आप लोग है तो रेडीमेड जो रेडी टू कुक पराठाज होते हैं उसके साथ आप लोग ये लोग आराम से बना सकते हैं। आप लोग कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं तो वो ग्लूटेन फ्री रोटी होती है या नॉर्मल चपाती होती है उसके साथ बना सकते हैं। आप लोग नान के साथ बना सकते हैं, आप लोग हर चीज़ के साथ बना सकते हैं। चलें जी, इसको हम पलट लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है इसको, और ये चाय के साथ बहुत मज़े का लगेगा, स्पेशली हाई टी टाइम पे ये बहुत मज़े। ये एक बहुत है, ये एक बिल्कुल बहुत है। लंच पे भी आप लोग खा सकते हैं, ऑफ कोर्स लंच पे भी खा लें, थोड़ा सा सैलड ले लें साथ में, और एक ये हो गया, बस आपका पूरा फुल मील हो गया। ज़रूरत ही नहीं आपको इसके अलावा कुछ खाने की, थोड़ा सा फ्रूट ले लीजिए तो बस पेट भर जाएगा आराम से, जो मेरे जैसे लोग हैं। वरना कुछ लोग 2 भी खाते हैं, 3 भी खाते हैं, जो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज होते हैं तो वो 2 भी खाते हैं, 3 भी खाते हैं। अच्छे से आप लोग चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कीमे को पका लिया था, जब फिर मैंने इसमें चेडर चीज़ ऐड कर दिया था। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, चेडर चीज़ आपने ऐड करी, लेकिन जब आप लोग स्टफिंग करने लगे तो उसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी आप लोग डाल के फिर उसको आप फोल्ड करके लॉक कर सकते हैं। तो बिल्कुल वो जब आप उसको काटेंगे तो बिल्कुल चीज़ी सा आएगा। चलें जी, ये भी हमारा इस तरीके से हो गया। साइड से हम लोग करते रहेंगे इस तरीके से ताकि पूरा ये चारों तरफ से पक जाए। यूं करके ये हम नीचे रख देते हैं, इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, यही चीज़ हम लोग समोसे की पट्टी जो होती है, मांडा पट्टी जो होती है, उसमें भी हम ये कर सकते हैं। स्टफिंग कर लें, फिर आप उसको डीप फ्राई कर लें या उसको भी ब्रशिंग करके हम अवन में बेक कर सकते हैं आराम से। तो वो भी क्रिस्पी भी होंगे, मज़े के भी लगेंगे, डिफरेंट भी लगेंगे। इसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। पॉपडिम्स जो होते हैं, पापड़ जो होते हैं, मैं उसमें भी ये कर सकती हूँ। पापड़ों को आपने पहले पानी में भिगो दिया, एज इट इज़ जो गोल कोई भी चावल के पापड़ ले लें, दाल के होते हैं, जो भी ले लें,
उसको पानी में थोड़ी देर भिगो दें, सोक कर दें उनको। उसके बाद जब आप उसको निकालेंगे उसमें स्टफिंग करें, ठीक है। फिर आप जो शेप देंगे उसी शेप को आप वो हो जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट हुए हुए होंगे। उसके बाद आपने उसको डीप फ्राई कर दिया या एज इट इज़ ओवन में रख दिया, बेक कर दिया, तो वो भी क्रिस्पी और वो बिल्कुल मज़े के हो जाएंगे। चलें जी, ये हमारा, ओहो ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया। चलें जी, ये हम यहाँ रख देते हैं एक जो हमने तवे पे बनाया था, ठीक है। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, हम चलते हैं अवन की तरफ कि ये कहाँ तक पहुँचा। अभी थोड़ा सा टाइम है और मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ना अपना बटर की थोड़ी सी मैं ब्रशिंग कर दूँ ताकि वो ऊपर से ब्राउन हो जाए। बिल्कुल ये बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, ये जो है, ये जो पैटीज़ हैं, अब ये बिल्कुल शाम की चाय या दोपहर को, या कुछ लोग तो कहते हैं ना सुबह, जैसे हम पफ पेस्ट्री लेते हैं, समझे पफ पेस्ट्री टाइप ही इसका ये डो होता है। तो पफ पेस्ट्री के आप चिकन का आप लोग बनाइए, हंट बीफ के साथ बनाइए, या अगर आप लोग के पास क्रैब मीट पड़ा है या ट्यूना पड़ा है, उसके साथ भी आप लोग हल्का सा ट्यूना लिया, उसको हल्का सा सॉटे कर लें। 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ले लें या बटर ले लें अनसॉल्टेड, जो भी उसमें आपने ये किया। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, ठीक है, और हल्का सा गार्लिक सॉस डाल के थोड़ा सा मिक्स कर दें। फिर उसको मेयोनेज़ में मिला दें। अगर मेयोनेज़ नहीं खाते तो थोड़ा सा क्रीम डाल दीजिए, क्रीम भी नहीं खाते थोड़ा सा क्रीम चीज़ डाल दें। उसके साथ आपने मिक्स करके आपने इसको वही पीटा ब्रेड पे कर लें या किसी चीज़ पे ब्रेड पे कर लीजिए। तो आप इस तरह से भी ट्यूना के साथ भी बना सकते हैं, ब्रेड के साथ भी, ब्राउन ब्रेड के साथ भी, ब्राउन पीटा ब्रेड के साथ भी, किसी चीज़ के साथ आप लोग खाना चाहिए, आराम से बन सकता है ईजी वे में। तो ज़रूरी नहीं कि हमें इसके लिए डो चाहिए या पफ पेस्ट्री चाहिए। घर में जो भी चीज़ें, चपाती हो गई आपकी, पॉपडिम्स भी घर में रखे हुए होते हैं, डबल रोटी भी घर में आराम से हर घर में ही होती है, ऑफ कोर्स ब्रेड। तो ये आप लोग आराम से ये स्नैक बना सकते हैं, ये एपेटाइजर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ें आप लोग एपेटाइजर के तौर पे बनाइए। लाइक ये सारी चीज़ें, लाइक मेहमान आते हैं डिनर्स में, एपेटाइजर सर्व करते हैं, तो ये एपेटाइजर हल्के छोटे छोटे बना के आप इसको काट के रख सकते हैं। चलिए मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंने इसमें 500 ग्राम कीमा लिया था, ठीक है, चिकन का कीमा, आप लोग बीफ का भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको सॉटे किया, थोड़े से गार्लिक में पेपरिका पाउडर डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला, मोज़रेला चीज़ डाली, नमक डाला, ठीक है, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला, चिली गार्लिक सॉस डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से सॉटे कर लिया। कैप्सिकम डाला, थोड़ी 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप करके डाली, कीमा मैंने बना लिया। फिर हमने इसके वो जो रेडीमेड मैंने पराठे बनाए हुए थे मैंने वो लिए। उसके बाद मैंने इसमें मेयोनेज़ लिया, क्रीम लिया, थोड़ा सा उसमें पेपरिका पाउडर डाला, हरा धनिया चॉप करके डाला, क्रीम डाली, उसको मैंने मिक्स कर दिया। हमने वो स्प्रेड लगाया। उसके बाद हमने कीमे की स्टफिंग करी, फिर हमने उसको लॉक करके ऊपर से हल्का सा बटर की ब्रशिंग करके हमने इसको बेक करने रख दिया। और इसी तरह सेम हमने इसको तवे पे भी एक बना दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स कभी लाइट भी नहीं होती, तवा तो होता है, गैस नहीं होती, तो चले अब वो कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं क्या बोल सकती हूँ, तो इस तरह से मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया। और ओवन में ये बेक हो रहे हैं, मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी बस होने ही वाला है, थोड़ा सा ये ब्राउन होगा ऊपर से, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, वरना फिर मैं इसको आप लोगों को दिखा के फिर मैं इसको दोबारा से ओवन में बेक कर दूंगी। ये दिखा सकते, देखेंगे इस तरीके से ये बेक हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये और गोल्डन ब्राउन होगा, बाकी ये बिल्कुल डन है। बस 2-3 मिनट और इसमें लगेंगे, देन इट्स डन, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से गोल्डन ब्राउन होता है। चलिए जी, आप उम्मीद है आप लोगों को मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया कीजिए। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमें ज्वाइन किया है हिना अनीस ने। अस्सलामुअलैकुम हिना, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हिना, आप जानती हैं कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और मैं ये चाह रहा था कि हम लोग, क्योंकि आप भी एक डॉक्टर है, एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, मैं ये चाह रहा था कि हिना आज हम थोड़ा सा
अपने शो को 2 हिस्सों में डिवाइड करें और पहले हम लोगों को ये बताएं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि कैंसरस हो सकते हैं अगर रेगुलरिटी में इस्तेमाल करें। बिल्कुल। सबसे पहले तो असफर वो तमाम फूड जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, जिसमें इंक्लूडेड हैं पैकेट के चिप्स, पैकेट में बंद बिस्किट्स, सोडास, जूसेस, कोलास और वो जो डेली मीट आइटम्स होते हैं कि जो कि हम फ्रोज़न मीट जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल के वो रखते हैं। जिस खानों में बहुत ज़्यादा डाई कलर का यूज़ होता है, फूड कलर्स, क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी ग्रेड्स नहीं पता होता सॉसेस में, और शुगर, रिफाइंड शुगर जब बहुत ज़्यादा खानों में डलती है, स्पेशली फ्लावर के साथ मिलके। अब आप देखें कि पैकेट के बिस्किट्स में क्या होता है, फ्लावर, शुगर और घी। और अल्लाह माफ़ करे कि हम बीमार से मिलने जाते हैं तो पैकेट के बिस्किट लेके जाते हैं कि बीमार हल्की ग़िज़ा खाएगा, उसको और मार रहे होते हैं बेचारे को। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स और डाल रही हैं। तो जो कैंसर सेल्स अंदर ग्रो कर रहे हैं, बन रहे हैं, ये उसका खाना है, ये कैंसर का फूड है। हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जो एंटी कैंसर हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालें। अब है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक कल्चर है रोटी का, सालन का, एक स्टेपल फूड जो है, मतलब कल्चरली हम यही चीज़ें खाते हैं और 99% घरों में अगर रोज़ नहीं तो आगे पीछे 1-2 दिन छोड़ के ये वाले खाने बनते हैं। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताएं, एक तो इसको हम किस चीज़ से रिप्लेस करें? सबसे पहली बात है, देखें असफर, रोटी और चावल और जो सालन है वो हमारा वो एक स्टेपल फूड है। मैं मानती हूँ कन्वीनियंस ही है, इकोनॉमिकल भी पड़ता है, लेकिन अक्सर आप ये देखें रोटी जिस गंदम से हमारे पास आ रही है ना इस वक्त, ये वो गंदम नहीं है जो सही तरीके से कल्टिवेट हुआ हो। ये गंदम 80% लोगों को सीलिएक डिजीज़, IBS, ग्लूटेन एलर्जी कर रहा है, जिससे इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन वो आग है जो आपके जिस्म में कहीं जल रही है और आप उस आग का इलाज नहीं कर रहे हैं, और उस आग की वजह से हो सकता है कैंसर के सेल एग्रीवेट हो जाएं, वहाँ कोई ट्यूमर बन जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपकी आते हैं, आपका पेट है, कहीं भी कोई ऐसी जगह में, ब्रेस्ट में आपके कैंसर की कोई ट्यूमर हो तो उसमें कैंसर हो जाए उस आग की वजह से, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से। आप वो खाना खा रहे हैं जो कि गंदम है, जो कि दूध भी हो सकता है, दूध से बनी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, वो कंटिन्यूसली आग दे रही हैं उस जगह को, आपको नहीं पता। तो इसके लिए ये बात का लाजमी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो मैं खा रहा हूँ वो मुझे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर गंदम सूट नहीं कर रहा, आप उसको दालों से स्विच कर दें, आप उसको जौ से, जवार से स्विच कर सकते हैं। और वो भी, और है ना, सॉरी टू कट यू, लेकिन वो भी इतना मसाले डाल के ना बनाए, क्योंकि लोग हैं जो कि दाल गोश्त बना लेते हैं या है ना, ये चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, दाल को एज दाल खाएं और थोड़े कम मसालों में। हिना हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हिना अनीस हमारे साथ हैं। हिना को तो 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन हिना को हम पकड़ के यहाँ ले आए हैं। और हमारे साथ शाजिया हैं फैसलाबाद से। शाजिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। शाजिया थोड़ा हौसला, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। शाजिया, हिना हमारे साथ है, क्या सवाल है आपका? मैं क्या खाऊं जिसकी वजह से ना ये कम हो जाए? बाल चेहरे पे हैं, टांगों पर हैं? हाँ जी, नहीं, पूरे चेहरे पे बाल हैं और छाइयाँ बहुत ज्यादा फुल फेस पे हैं। अच्छा, कब से हैं ये? क्या खाऊं? जी जी, कब से क्या हैं खाऊं ये? तो जिसकी वजह से ना ये कम हो जाए? अच्छा, मुझे बताइए, ये झाइयाँ और ये बाल आपको कब से, अभी अचानक कुछ माह में हो गए हैं कि आपकी अर्ली टीन एज से ही थे? कब से हैं ये? ये हाँ जी, काफी साल पुरानी है और ऑयली स्किन बहुत है, ये काफी साल पहले। और आपकी एज क्या है? मेरी एज 13 है। आपके बच्चे हैं? जी जी। अच्छा जी, देखें, हो सकता है आपको अपने कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हो सकता है कि अचानक इतना झाइयों का हो जाना, खून की कमी हो सकती है, विटामिन सी। सबसे पहले तो आपको वो तमाम चीज़ें, आपने अभी पूछा ना कि खाएं क्या,
वो तमाम चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसमें नींबू हो गया, कीनू हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, हरे पत्तों वाली सब्जियां हो गई, शिमला मिर्च हो गई, वो तमाम चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ अपना खून का टेस्ट करवाएं, जिसको ब्लड सीबीसी कहते हैं, क्योंकि अचानक अगर चेहरे पे इतनी झाइयाँ आ रही हैं तो क्या आप में आयरन या हीमोग्लोबिन की कोई कमी है, आपकी बॉडी में वाइट सेल्स की कमी हो सकती है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और अपना पीसीओएस का टेस्ट करवाएं, जिसको एफएसएच कहते हैं। थैंक यू शाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और ये टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या हमारे सामने पेशेंट हो जिसको हम देख रहे हो तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट वैसे प्रेफर नहीं करती, लेकिन टीवी पे मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे क्लाइंट नज़र नहीं आ रहा होता मेरा। जब क्लिनिक में आके बैठता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम देखते ही बता देते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अच्छा हिना, आज क्या रेमेडी बता रही है? अच्छा, आज की रेमेडी है वो कुछ, अगर मैं कहूँ कैंसर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है। इनफर्टिलिटी क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में ही हो रही होती है, तो मैं एक इतनी ईजी सी एक 2 हर्ब है छोटी सी, आप वो मेल डिफरेंट हर्ब यूज़ करेंगे, फीमेल डिफरेंट यूज़ करें। मेल हर्ब यूज़ करेंगे घोकरू जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी इजीली मिल जाती है आपको। और जो फीमेल यूज़ करेंगी वो लोट पठानी के नाम से मिलती है, ठीक है। ये फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करती है, इनफर्टिलिटी को बूस्ट करती है, जो इनफर्टाइल होती हैं उनके एग्स को बूस्ट करती है। और आपको जो फटीक हो रही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही होती है, देखिए इनफर्टिलिटी की बहुत सारी वजूहत होती हैं, वज़न का बढ़ जाना, हार्मोन्स का सही ना होना, आपके एग्स का सही ना बनना, आपकी मंथली साइकिल्स का सही से ना होना, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा होना। तो ये दोनों हर्ब इक्वली साइमल्टेनियसली औरतों में और मर्दों में इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती हैं, डायबिटीज़ भी ठीक करेंगी। आसान सा इसका तरीका है, आपने लेना है लूत पठानी 1 टीस्पून, सेम रेसिपी है घोकरू के साथ भी, ठीक है ना। 1/2 टीस्पून आपने लूत पठानी ले ली, ठीक है। 1/2 टीस्पून आपने अश्वगंधा ले लिया, ठीक है। और इसमें 1/2 टीस्पून ही आपने देसी घी मिलाया, इसको ऐसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने 1/2 कप नीम गरम बकरी का या गाय के दूध से आपने इसको रोज़ रात को सोने से 1 घंटा पहले, ये इतना ऐसा माजून सा बन जाएगा, इतना, ये आपने रोज़ रात को सोने से 1 घंटा पहले ख़वातीन ने लेना है। और इसी तरह सेम रेसिपी बनेगी घोकरू, अश्वगंधा और घी के साथ, 1/2 टीस्पून ईच, 1/2 टीस्पून घोकरू, 1/2 टीस्पून अश्वगंधा, 1/2 टीस्पून देसी घी। इसको इसी तरह आपने मिक्स करना है, ऐसी ही शक्ल आ जाएगी। 1/2 कप नीम गरम गाय का या बकरी के दूध के साथ, या आलमंड मिल्क, अगर आपको बिल्कुल दूध सूट नहीं करता आप आलमंड मिल्क या सोया मिल्क ले लें, वार्म करें, उसके साथ इसको आप सोने से 1 घंटा पहले लें। देखें कि आपका जो डॉक्टर, आपकी जो गायनाकोलॉजिस्ट है, उसने आपको एक ट्रीटमेंट प्लान दिया होगा, बहुत सारे टेस्ट करवाए होंगे ज़रूर, और इसके साथ आपकी मेडिसिन्स चल रही होंगी, लेकिन इस हर्ब को आप लेंगे तो आपके अंदर नेचुरल एक वाइटैलिटी पैदा होगी। मर्दों में भी यही होता है कि जब एज ओवर हो रही होती है, 35 ईयर्स 40 ईयर्स हो रही होती है, तो उनकी एनर्जी कम हो रही होती है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे होते हैं, मेंटल फटीक आ रही होती है, मेंटल इलनेस, क्योंकि ये मेंटल वेलबींग का भी मंथ है अक्टूबर। तो ये जो दोनों अगर आप रेमेडीज़ लेंगी ना, अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी नहीं है और अगर मेंटल सिकनेस हो रही है मर्दों और ख़वातीन को, और एनर्जी नहीं है, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, आपके डायबिटीज़ हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, मल्टीपल प्रॉब्लम हो रही हैं, तो ये रेमेडीज़ इस्तेमाल करें 3 मंथ तक, और फिर देखें इंशाल्लाह बहुत फ़र्क आएगा। हिना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, और कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में हम भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, खुदा हाफ़िज़।